जय हिंद है। मैं इंडीड थैंकफुल हूँ। सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि माय फर्स्ट सेट ऑफ थैंकफुलनेस, माय सेट फर्स्ट सेट ऑफ ग्रैटिट्यूड रादर शुड गो टुवर्ड्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आज का वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। एंड क्योंकि अगर वो ना अटेंड करें तो आई थिंक जो पर्पस है हमारा मैनेजमेंट टीम का या जो आपके जो इंस्टीट्यूशन का टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द इकोनॉमी विल चेंज योर करियर पाथ्स, तो उसका कोई फिर पर्पस नहीं सॉल्व होता। एंड स्टूडेंट्स अपने बिजी शेड्यूल में से अगर समय निकाल पा रहे हैं तो दैट्स वंडरफुल ऑफ देम। And then the next set of gratitude is definitely towards all the faculties and the staff member who made this possible. एंड मुझे लगता है कि एक स्पेशल ग्रेटिट्यूड हमेशा रहता है फैकल्टीज की तरफ। जितने भी हमारे स्कूल के फैकल्टीज या इवन जो कॉलेज के फैकल्टीज, इवन जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ या जिन कॉलेजेस में मैं पढ़ा हूँ, तो मैं अभी भी आई एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय ओन फैकल्टीज एज वेल। क्योंकि जो फाउंडेशन है जो टीचर्स देते हैं, चाहे हम ये कहते हैं कि वो थ्योरी पढ़ाते हैं मगर वर्ल्ड में प्रैक्टिकल चाहिए, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट उसमें उनकी पूरी गलती नहीं है। वो शायद सिस्टम में भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, बट उनको क्रेडिट इस मामले में जरूर है कि वो हमें नर्चर करते हैं, हमें शेप करते हैं। This is a second sense of gratitude will go towards the faculties of your institution as well. And but obviously the next set of gratitude goes towards the management, who has a vision, a broad vision कि ultimately हमें इसको आगे लेके जाना है and continued manner में इसको हम कैसे इसको लेके चल सकते हैं। सो वेल, मैं आज का टॉपिक जो है, मेरा टॉपिक मेजरली 4 फेजेस पे बात होगी। rather मैं यूँ कहूँगा कि 4 सेक्शंस पे। पहला सेक्शन में जो मेरे को अपनी बात रखनी है, व्हाटएवर आई हैव टू स्पीक टुडे, सो आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड जो मेरे दिमाग में है, लाइक अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, लाइक जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ, या इन्फ्लेशन क्या होती है। क्योंकि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये मैं बार-बार आपके साथ यूज़ करूँगा आज के वेबिनार में, एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगर आप एसोसिएटेड भी रहते हैं जैसे ओवर यूट्यूब विद मी और ऐप के साथ अगर जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं ये वर्ड्स मैं बार-बार यूज़ करता रहता हूँ। सेकंड जो सेक्शन रहेगा जो मैं बात करूँगा, वो बात करूँगा कि मेजरली जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यूएस है, जापान है, इंडिया है, इनके मेजरली ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इकोनॉमी के। एंड क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हर इकोनॉमी के, उसी के आसपास हर इकोनॉमी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करती है। एंड वो जो पॉलिसीज हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही तो हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे करियर पाथ्स को इम्पैक्ट करेगा। एंड रादर मैं तो ये कहूंगा कि जो मैं आज शायद आपके साथ में बात करना चाहता हूँ, इट इज नॉट अबाउट द करियर पाथ्स बीइंग गेटिंग इम्पैक्टेड फॉर द स्टूडेंट वर्ल्ड ओनली, बट मेरे को लगता है कि मैं शायद कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन दूंगा कि इवन जो लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, जॉब्स में हैं, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जिक्र बीच में करता रहूंगा, ताकि आपके कोई नोन है तो आप उनको भी ये वेबिनार में भी, आई एम श्योर आप अपनी वेबसाइट पे इसको प्रमोट करते होंगे, तो आप इसको डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप फर्दर शेयर करते रहे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। एंड थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्या-क्या स्टेजेस होते हैं और हिंदुस्तान नॉर्मली उस स्टेज के फेज में कहाँ पे खड़ा है। एंड फोर्थ ब्रॉड सेक्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि अब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है किस फेज पे है, एंड वहां पे कौन कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कारण कैसे कैसे हमारे करियर पाथ्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड वो जो फोर्थ सेक्शन है उसको मैं कई फेजेस में बात करूंगा आपके साथ। तो शुरू करते हैं। पहले हम फर्स्ट सेक्शन को लेते हैं जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक्स लाइक जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। और हम इसको कई बार मेरे ख्याल से सुनते हैं। मुझे लगता है कि चाहे हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स ना भी हों, इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आजकल तो हर पर्सन को ये बेसिक टेक्नोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जहाँ पे भी इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड हैं या कोई भी बिजनेस प्रोफेशन के साथ, या पैसा जो हम कमाते हैं उसको कहाँ लगाएंगे, वहाँ पे बेसिक टेक्नोलॉजीज का समझना जानना बहुत जरूरी है। जीडीपी का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं एक गिवन पीरियड में, उनका फाइनल वैल्यू क्या है। यानी कि आई विल पुट इट दिस वे, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। नॉर्मली ये जो कंपोनेंट जो मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इसमें एक तो फाइनल वैल्यू तो फाइनल वैल्यू को हम डिस्कस करते हैं कौन सी वैल्यू जो मैं फाइनल फाइनल कर रहा हूँ, बट फाइनल वैल्यू किसकी। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप सोच सकते हैं, कोई भी गुड्स कोई भी सर्विसेज, एंड उन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या किया गया हो,
एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए गए, यानी कि प्रोडक्शन होनी जरूरी है। यानी कि से फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होनी जरूरी है, किसकी? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हों एक गिवन पीरियड में। नॉर्मली ये पीरियड 1 साल होता है, बट कभी-कभी हम जीडीपी को मेजर करने के लिए कि सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं है, तो हम क्वार्टरली भी चेक करते हैं, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस असेस करते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी हो रहा है वगैरह-वगैरह। यानी कि क्वार्टरली भी पीरियड ले सकते हैं, बट नॉर्मली हम ईयरली की बात करते हैं और ईयरली नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी कि हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होगा। मगर अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करेंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको कैलेंडर ईयर भी कहा जाता है। यानी कि वहाँ पे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर को फॉलो करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं एक इकोनॉमी के अंदर एंड गिवन पीरियड में, उसकी फाइनल वैल्यू लेनी। फाइनल वैल्यू का मतलब से फॉर एग्जांपल अब ये जो मैं सोफे के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये सोफा सोचो एक वुड कटर रहा होगा, वुड कटर एक जंगल में गया होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर को 20 रुपीज दिए होंगे और एक पेड़ को काटा होगा। फिर उसने वुड कटर ने उस गिरे हुए पेड़ को किसी फर्नीचर वाले आदमी को बेचा होगा, से फॉर एग्जांपल 500 रुपीज में। उस फर्नीचर वाले आदमी ने वो 500 रुपीज में जो गिरा हुआ पेड़ खरीदा है, उसका बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड ये जो सोफा है ये बेचा है मेरे को 1000 रुपीज। यानी कि फाइनल वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज है। टोटल वैल्यू हम जीडीपी में काउंट नहीं करते, हम फाइनल वैल्यू काउंट करते हैं। यानी कि आप ये नहीं बोलेंगे कि 1000 प्लस 500 प्लस 20, नहीं। अल्टीमेटली हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो फाइनल वैल्यू है 1000 रुपीज, उसी को हम मानेंगे जीडीपी में जब हम काउंटिंग करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने स्वेटशर्ट डाल रखी है, चश्मा है या कार्स हैं, लैपटॉप है, पंखा है, एसी है, जितने भी गुड्स हैं या कि जितनी भी सर्विसेज हैं, उनका जो फाइनल वैल्यू है एंड प्रोवाइडेड वो गुड्स एंड सर्विसेज उस इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए हों एक गिवन पीरियड में, तो हम कहते हैं इस पीरियड की इसकी इतनी जीडीपी की वैल्यू है। यानी कि इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा कुछ मॉनेटरी टर्म्स में होगी। और वो जो मॉनेटरी टर्म्स है, बट ऑब्वियस है हम रुपये में कर सकते हैं, जापान वाला येन में करेगा, चाइना वाला युआन में करेगा, यूरोप वाला यूरोज में करेगा, यूके वाला पाउंड में करेगा। मगर इंटरनेशनली अगर हमें एक दूसरे से कंपेयर करना हो तो हमें कोई कॉमन करेंसी पे कहीं ना कहीं एग्री अपॉन होना पड़ेगा, तो हम कॉमन करेंसी नॉर्मली डॉलर्स को लेते हैं। तो जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जीडीपी जस्ट इन रीसेंट टाइम, यानी कि अगर मैं 2021 की बात करूंगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ओवरऑल अंदाजन जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब रही है। हालांकि 1920 में कोविड से जस्ट पहले 1920 में हमारी जो जीडीपी थी वो ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर थी। यानी कि अगर हम ट्रिलियन को कन्वर्ट करें, क्योंकि आप कहेंगे यार ट्रिलियन में बात कर रहा है, कुछ ट्रिलियन का मतलब भी बता दो। ट्रिलियन में 12 जीरोस होती है। तो समझो अगर 3 ट्रिलियन डॉलर को अगर मेरे को कन्वर्ट करना हो रुपीस में तो कैसे करूंगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 के पीछे 12 जीरोस लगी होंगी, मल्टीप्लाई बाय, ये डॉलर्स में फिगर है ना, तो डॉलर रुपी कितने का है? अज्यूमिंग 75 का आजकल चल रहा है, 74 75। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मोटा मोटा 1920 में हमारी जो जीडीपी थी वो अप्रोक्सीमेटली 210 लाख करोड़ की थी, जो कि अब थोड़ा गिर गई है क्योंकि कोविड क्राइसिस के कारण हमारी जो जीडीपी जो 2021 की बात कर रहा हूँ अंदाजन 2.6 ट्रिलियन डॉलर के करीब बनती है। यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 74 डॉलर रुपी के हिसाब से तो अप्रोक्सीमेटली 180 190 लाख करोड़ जो भी बनता होगा, तो आप उस हिसाब से अमाउंट ले सकते हैं। बट हम रुपीज में कैलकुलेट नहीं करते, हम इंटरनेशनल फिगर में डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं। एंड डॉलर्स में हमें समझना जरूरी है कि वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो यूएसए है। सो यूएसए की इकोनॉमी की जीडीपी इस टाइम पे अंदाजन 22 ट्रिलियन डॉलर्स है। 22 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। ऐसी अगर हम चाइना की बात करें तो अंदाजन 14 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 4.5 टाइम्स। पूरा जो यूरो जोन है उसकी जो जीडीपी है, यानी कि यूरो यूरो जोन जो है उसकी जीडीपी अंदाजन 15 ट्रिलियन डॉलर है। यूके आज के डेट में अंदाजन 2.7 ट्रिलियन डॉलर होगा, हालांकि हमने 1920 में यूके को पीछे छोड़ दिया था। एंड जापान आज के डेट में अंदाजन 5 ट्रिलियन डॉलर होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल आपको जीडीपी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेजर इकोनॉमीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसी अगर हम बात करें वर्ल्ड में, यानी कि एक साल में पूरे वर्ल्ड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है, तो अप्रोक्सीमेटली 90 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। यानी कि आपको जीडीपी का मतलब समझ आता है। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि
जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में एक फर्क है। हर कंट्री चाहता है कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ, यानी कि हमने जीडीपी इसलिए समझा ताकि हमें जीडीपी ग्रोथ समझ आए। यानी कि इसका मतलब ये, हर देश चाहता है कि हर बार नेक्स्ट पीरियड में जितनी जीडीपी पिछली बार थी उससे ज्यादा हो। यानी कि हर देश चाहता है, हर इकोनॉमी क्या चाहता है कि हमारे देश की जीडीपी, जैसे कि अगर मैं जीडीपी ग्रोथ की बात करूं तो अभी एक्सपेक्टेड है कि इस साल यानी कि 21-22 में, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 10% से बढ़ेगी। यानी 10% से बढ़ेगी मतलब कि अगर मैं कहूँ 2021 की जीडीपी हमारी 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स थी, यानी कि उसका 10% करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 260 बिलियन डॉलर बनेगा। यानी कि उतना अमाउंट ऐड हो जाएगा। यानी कि इस साल के एंड में, यानी 31 मार्च 2022 तक एंड में उम्मीद है कि हमारी जीडीपी 2.86 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। यानी कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जीडीपी के ऊपर होती है। इट इज एज गुड एज मैं यूं बोलूं कि मेरा जो वेट है वो 80 केजी है और मेरा जो वेट है वो 5% बढ़ गया है, तो यानी कि बढ़ेगा, यानी कि इसका मतलब 4 केजी नेक्स्ट ईयर तक बढ़ जाएगा। यानी कि एक तो होता है फोरकास्टेड ग्रोथ, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, इसको बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ। फोरकास्टेड कितनी है, उम्मीद कितनी है, कितनी होगी वो तो वक्त बताएगा। और एक होती जीडीपी ग्रोथ एक्चुअल, यानी कि पास्ट में कितनी जीडीपी ग्रोथ थी, यानी कि पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो कितनी ग्रोथ हमने करी, यानी कि उसको बोलते हैं एक्चुअल। और एक होती है फोरकास्ट। ये जो एक्चुअल एंड फोरकास्टेड ग्रोथ है, एक्चुअल तो देखो अल्टीमेटली फ्रीज हो गई, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। मगर जो फोरकास्टेड ग्रोथ है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अपना अपना फोरकास्ट देते हैं बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट कितने से बढ़ सकते हैं, तो कोई कहेगा आपकी डाइट अगर आप ये खाते हैं तो आपका वेट इतना बढ़ जाएगा, कोई कहेगा नहीं नहीं आपकी एक्सरसाइज भी इतनी है तो आपका वेट इतना बढ़ जाएगा। यानी हर एक के अपने अपने फोरकास्टिंग। मगर जो एक्चुअल जो बड़ा आएगा वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल को तो कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसी जीडीपी ग्रोथ भी फोरकास्ट करी जाती है और उम्मीद है इस साल का जो फोरकास्ट है कि 9.5% या 10% के करीब हमारी जीडीपी ग्रोथ इस साल हो सकती है, यानी 21-22। अब बट ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मेरा वेट कम हो रहा है तो मैं कहूंगा जो मेरा वेट की ग्रोथ है वो नेगेटिव है। ऐसी अगर जीडीपी अगर कम हो रही होगी तो हम कहेंगे जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है, जो कि कोई देश नहीं चाहता। हर देश क्या चाहता है कि हर साल, हर बार लगातार या हर पीरियड जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें जीडीपी ग्रोथ होती चली जाए। सो अल्टीमेटली अगर नेगेटिव ग्रोथ है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अगर पॉजिटिव ग्रोथ है तो बहुत बढ़िया है। हालांकि अब आपका पॉइंट ये होगा कि पॉजिटिव कितनी होनी चाहिए, डिपेंड करता है इकोनॉमी के हिसाब से। अभी हम उसको थोड़ी थोड़ी देर में शायद समझने की कोशिश भी करें। जब किसी देश में 2 क्वार्टर, यानी कि 3-3 महीने का जो पीरियड होता है जिसको क्वार्टर बोलते हैं, जब किसी देश में 2 लगातार क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाए, यानी कि जीडीपी गिरने लग जाए 2 लगातार क्वार्टर, तो हम कहते हैं ये इकोनॉमी रिसेशन में गई। याद रहे, रिसेशन का वर्ड कायदे से तभी लिया जाता है जब एक इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो। कम नहीं मैं बोल रहा, मैं कह रहा हूं नेगेटिव हो, और वो भी 2 लगातार क्वार्टर। यानी कि अगर समझो जीडीपी ग्रोथ 6% थी या 4% रह गई, तो 4% तो पॉजिटिव है ना, रिसेशन नहीं। हाँ, जीडीपी ग्रोथ -5% हो गई और अगले क्वार्टर -3% हो गई, 2 लगातार क्वार्टर माइनस में ग्रोथ आई है, यानी कि जीडीपी टूटी है, इसका मतलब मैं कहूंगा ये इकोनॉमी रिसेशन। तो हिंदुस्तान रिसेशन में नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान लास्ट ईयर रिसेशन में गया था, मगर पॉइंट है कि पहले क्वार्टर में हम वैसे ही लॉकडाउन में थे तो इसलिए कुछ बना ही नहीं, तो इसलिए जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो गई। और अगले क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था, इसलिए वहां पे भी हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही, जिसके कारण हमने कहा रिसेशन में इंडिया चला गया। मगर हिंदुस्तान जैसा देश रिसेशन में नॉर्मली नहीं जा सकता। अब पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ तक कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर देश चाहता है कि जीडीपी ग्रोथ बढ़े। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कायदे से पॉपुलेशन की डिमांड बढ़नी चाहिए। और डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनके एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, उनके पास पैसा बढ़ रहा है, और अगर डिमांड बढ़ रही होगी तो प्रोडक्शन बढ़ रही होगी, तो जीडीपी ग्रोथ तो अंडरलाइन जरूरी है, जरूरतमंद प्री कंडीशन है। हालांकि कई देशों में ऐसा नहीं होता है, उसके हम रीजंस में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। इसी में तीसरा पॉइंट जो बेसिक्स है, जीडीपी ग्रोथ अगर होगा तो बट ऑब्वियसली जीडीपी ग्रो होगी, प्रोडक्शन ग्रो होगी, प्रोडक्शन तो तभी ग्रो होगी जब डिमांड होगी।
क्योंकि प्रोड्यूसर तो तभी प्रोड्यूस करेगा जब कंज्यूमर जो है, जब इकोनॉमी में डिमांड होगी। डिमांड अगर होगी तो बट ऑब्वियस है महंगाई भी होगी, क्योंकि डिमांड हो रही है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन्फ्लेशन होना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन होने का मतलब है कि इकोनॉमी जिंदा है, यानी कि अगर महंगाई के दर बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो हम कहते हैं गुड है। हालांकि आपका ये पॉइंट होगा कि हर इन्फ्लेशन बढ़िया है, नहीं। हर हर रेट ऑफ इन्फ्लेशन या जो इन्फ्लेशन ग्रोथ है 5% है, 10% सब बढ़िया नहीं। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरी है इसमें। सो अब यहाँ पे हमें वैसे तो ये भी पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूपीआई है, सीपीआई है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान भाषा में समझाने की। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 1947 में जब हम आजाद हुए तब से लेके 2015 तक 14 तक 14-15 तक, जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी। इसको आप ऐसा कनेक्ट मत करना कि मैं मोदी साहब का एडवोकेट कर रहा हूँ या मैं बीजेपी का एडवोकेट कर रहा हूँ। मैं एक तारीख के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी 2014 तक, तब तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी डब्ल्यूपीआई को फॉलो कर रही थी, होलसेल प्राइस इंडेक्स को फॉलो कर रही थी। मतलब क्या था कि जी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो फूड आइटम्स हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, चावल है, चीनी है, या उसको बनाने के लिए केरोसिन ऑयल है, उसके प्राइसेस बढ़ने नहीं चाहिए। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना कम रहना चाहिए। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो मैं समझ सकता हूँ कि हर एक को खाना मिलना बहुत जरूरी है और खाने के प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, तो तब डब्ल्यूपीआई को फॉलो कर लिया, कोई बात नहीं। मगर 1947 से लेकर 2014 तक हम डब्ल्यूपीआई को फॉलो करते रहे। क्या हमारे देश ने बढ़ना नहीं था? क्या हमारे देश का जो कंज्यूमर है, क्या उसने अच्छे कपड़े नहीं डालने? क्या अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं चाहिए? क्या अच्छी एजुकेशन नहीं चाहिए? क्या अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए? क्या अच्छा कम्युनिकेशन नहीं चाहिए? क्या अच्छा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए? यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जो इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी। इसलिए वो जो इन्फ्लेशन है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के क्या-क्या पहलू होते हैं? एक तो फूड आइटम्स होते हैं कि फूड आइटम्स की जो इन्फ्लेशन है वो एक उसका कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है अपैरल्स एंड फुटवियर, यानी कि कपड़े और जो हम चप्पले-जूते डालते हैं। तीसरा होता है एजुकेशन, चौथा होता है हाउसिंग, पांचवा होता है हेल्थ केयर, सिक्स्थ होता है ट्रांसपोर्टेशन, सेवंथ होता है कम्युनिकेशन। यानी कि मोटा-मोटा इसका मतलब है कि हमारा ट्रैवल सस्ता होना चाहिए, हमारा इंटरनेट कम्युनिकेशन, फ़ोन वगैरह ये सस्ता होना चाहिए। हमारा एंटरटेनमेंट इंडिया का एंटरटेनमेंट यानी कि एक तरह से पार्क्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह वो सस्ते होने चाहिए। अपैरल्स, कपड़े, जूते ये सस्ते होने चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी और सस्ती होनी चाहिए। एजुकेशन अच्छी और सस्ती होनी चाहिए। यानी कि इन्फ्लेशन एक तरह से ये सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 1947 से लेके 2014 तक डब्ल्यूपीआई को ही अडॉप्ट करके रखा, सीपीआई को अडॉप्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि सीपीआई ज़्यादा था ना। सीपीआई ज़्यादा था, तो अगर सीपीआई को अडॉप्ट करते तो प्रॉब्लम हो जाती। और सीपीआई को अडॉप्ट करने का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको मैनेज करने के लिए। हालाँकि मैं यहाँ पे इसके आगे भी कई टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि कोर सीपीआई या पीपीआई, जिसको मैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलता हूँ। इनफैक्ट ये बड़े इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं। वर्ल्ड में कई कंट्रीज इसको फॉलो करते हैं, मगर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। इनफैक्ट इसके ऊपर कुछ-कुछ बातें मैं अपने यूट्यूब चैनल अमन चुग सीए पे बोलता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, या मे बी अमन चुग सीए ऐप जो है वहाँ पे आप डाउनलोड करके आप नॉलेज बेस में जाके आप सुन सकते हैं। मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इनपुट देता रहता हूँ। रेलेवेंट इन्फ्लेशन जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। यानी कि हर इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लेशन के ग्रोथ रेट होंगे। एंड वो डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट क्यों होंगे? क्योंकि किसी देश की जीडीपी के ग्रोथ के पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। कोई जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा होगा 9% से, कोई बढ़ रहा होगा 2% से। सो 2% वाली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ग्रोथ डिफरेंट होएगा। 9% की इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ वाली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ग्रोथ अलग होएगा। किसी इकोनॉमी की पॉपुलेशन ज्यादा होएगी, किसी इकोनॉमी की पॉपुलेशन कम होएगी। किसी इकोनॉमी की पॉपुलेशन के डेमोग्राफीज में ज्यादा यंग पॉपुलेशन होएगी, किसी इकोनॉमी की पॉपुलेशन में ज्यादा ओल्ड पॉपुलेशन होएगी।
किसी इकोनॉमी के पास कोई ऐसे रिसोर्सेज होंगे जैसे ऑयल होएगा, नेचुरल गैस होएगा, और किसी के पास कोई और रिसोर्सेज होंगे जैसे कि चावल होएगा या गेहूं होगा। यानी कि कई रीजंस के कारण डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ्स डिफरेंट हो सकते हैं, और उसके कारण कई रीजंस के कारण हर इकोनॉमी के इन्फ्लेशन ग्रोथ भी डिफरेंट हो सकते हैं। कायदे से मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड में कौन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि ये कंपैरिजन थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि हर इकोनॉमी की पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, पैरामीटर सब डिफरेंट है। बट कोई बात नहीं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कंपेयर, इट इज एज गुड एज हम कहते हैं कि हर बार हम अपने बच्चे को प्रेशर देते हैं, देख शर्मा साहब के बेटे की इतनी परसेंटेज आई, बट हो सकता है शर्मा साहब का बेटा क्रिकेट अच्छा ना खेल पाता हो, हमारा बच्चा क्रिकेट अच्छा खेल पाता है। यानी कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा डिफरेंट गॉड गिफ्टेड है, और ऐसी डिफरेंट इकोनॉमीज भी गॉड गिफ्टेड है। तो मैं यहाँ पे एक तरह से कहने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको जीडीपी समझ आता है, जीडीपी ग्रोथ समझ आता है, आपको जीडीपी ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन ग्रोथ होगी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छी बात है, ये समझ आता है। 2014 में हमने पहली बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अडॉप्ट किया, यानी कि उतने साल 1947 से लेके 2014 तक हमने एजुकेशन का इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन, अपैरल्स फुटवेयर का इन्फ्लेशन, ट्रैवल का इन्फ्लेशन, कम्युनिकेशन का इन्फ्लेशन, किसी को भी मैनेज करने का नहीं सोचा। हम सिर्फ फूड आइटम्स के ऊपर ही कंसंट्रेट करके बैठे। एंड इनफैक्ट 2015 मार्च में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ये भी अनाउंस किया कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। टारगेट मतलब कि इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़ जाए, हमारे देश के हिसाब से उसको मैनेज करना चाहिए, जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आपने शायद कॉमर्स के स्टूडेंट से तो सुना होगा, जो कॉमर्स के नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है, जिससे इन्फ्लेशन यानी कि हमारी जो महंगाई है उस महंगाई को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि हर देश में महंगाई जरूरी है, मगर ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम, कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम। क्योंकि कम हो गई तो यानी कि इसका मतलब है कोई डिमांड नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम हो गई, और अगर ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, जिसको हम अभी सेकंड सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब इंडिया में एक वैसी इंफॉर्मेशन के पॉइंट से पॉइंट दे रहा हूँ। इंडिया में 1947 से लेके 2014 तक अगर आप थोड़ा डाटा चेक करेंगे, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में गरीब ज़्यादा थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और कई चीज़ें हम इंडिया में बनाते नहीं थे वगैरह-वगैरह, तो हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन 12% के करीब रहा। एंड शायद मैं यूँ कहूँगा कि सीपीआई तो 12-14% के आस-पास रहा। तो यानी कि, और ये मेंशन्ड है, जो एक्सपर्ट कमिटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क बना गया था 2014 में, उस रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि इंडिया में कंटिन्यूअसली कई सालों तक परपेचुअली हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रहा, जो कि 12-14% के रेंज में सीपीआई रहा। अब जब इन्फ्लेशन अगर ज्यादा रहेगा, आप सोचो अगर महंगाई ज्यादा रहेगी, तो आम आदमी क्या करेगा? टैक्स की चोरी करेगा, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। अगर महंगाई ज्यादा है तो मैं टैक्स की चोरी करूंगा, और याद रहे महंगाई कौन सी वाली ज्यादा है? सीपीआई। मगर सीपीआई को गवर्नमेंट ने 2014-15 तक अडॉप्ट नहीं किया था, तो गवर्नमेंट क्या दिखा रही थी लोगों को? गवर्नमेंट दिखा रही थी डब्ल्यूपीआई मैनेज है, फूड के प्राइसेस मैनेज है, चीनी चावल मैनेज है। मगर असली में जो आम आदमी वो सिर्फ चीनी चावल से गुजारा नहीं कर रहा, आम आदमी को वो सारी चीजें चाहिए, तो सीपीआई तो मिसमैनेज्ड है। सिंस सीपीआई मिसमैनेज है, तो आम आदमी क्या कर रहा था? टैक्स की चोरी कर रहा था, जिसके कारण टैक्स इवेड होता रहा। इतने सालों से टैक्स इवेड होता रहा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स से जो रेवेन्यू आना था वो आया नहीं, और जो आम आदमी वो टैक्स को बचाते बचाते अपना ब्लैक मनी बढ़ा रहा था। और जब आप समझ सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यूसली कई सालों तक चलता रहे, तो कुछ शायद कुछ डिस्कनेक्ट हो गया होगा, सॉरी, वो टेक्नोलॉजी का जमाना है तो कभी कभी बीच में शायद डिस्ट्रप्शन हो गया होगा। तो एनीवेज, हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे। सो डिमांड सप्लाई अगर मैच ही नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ लोगों का बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है और कुछ लोगों का पैसा ही नहीं है, कुछ लोग टैक्स इवेड कर सकते हैं, कई लोग टैक्स के अंदर ही नहीं है तो प्राइस ऑफ गुड्स जो है ना वो रियलिटी में सही नहीं होगा, और स्पेशली ऐसी इकोनॉमी में जहां पे इतने सालों से
आप एक तरह से हिंदुस्तान में कुछ चीजें बनाते ही नहीं थे और आप इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो अल्टीमेटली प्राइस डिस्कवरी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था उस जमाने में। सो अल्टीमेटली इसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमी की जो रूट्स होती है ना, वो वीक हो जाती है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर है नहीं। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है एंड उसी के कारण डीमोनेटाइजेशन को लाया गया। हालांकि डीमोनेटाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ी कहानी हो सकती है और बहुत बढ़िया कहानी हो सकती है समझने के लिए, बट मुझे लगता है कि अभी इतना समय नहीं है कि मैं आप सारों से रूबरू करूं। बट आप हमारा एक इनिशिएटिव है जो मैंने इनिशिएटिव रिसेंटली अभी इनिशिएट किया है, जिसका नाम है सारथी फॉर किड्स या सारथी फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो आपके इंस्टीट्यूशन के साथ भी वी आर ट्राइंग टू वर्क अपॉन। तो आप उसमें इनफेक्ट जुड़ सकते हैं, तो वहां पे मैं ऐसी कई चीजें जो है मैं शेयर करता रहता हूँ। एंड ऐसे ही अगर आपके कोई बड़े लोग नोन है, यानी कि जो स्टूडेंट नहीं है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सर्विसेज में ये सारा ज्ञान ले सकते हैं, जिसमें मैं रेगुलरली ये सारी नॉलेज की इकोनॉमी की पॉलिसीज और मार्केट्स को एक थोड़ी आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। सो बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि वाइल सारे लोग कहते हैं डिमोनेटाइजेशन फेलियर था, क्योंकि जितना सोचा था कि ब्लैक मनी होगा वो ब्लैक मनी तो सारा व्हाइट हो गया, सारा का सारा बैंक में हो गया, वगैरह वगैरह। तो एक मैं छोटा सा ब्रीफ पहलू दे देता हूँ। कायदे से डीमोनेटाइजेशन जब आया तो उससे पहले जो आरबीआई की रिपोर्ट थी, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि टोटल जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब से लेके 2016 तक टोटल ब्लैक मनी हिंदुस्तान का अंदाजन 90 लाख करोड़ रुपीस बन चुका था। 90 लाख करोड़ रुपीस, इमेजिन। मैं तो यूं कहूंगा कि 90 लाख करोड़ रुपीस तो मोटा मोटा शायद उस जमाने में हमारी जीडीपी के आसपास की फिगर है। और इसमें से आप सोचो कि अगर किसी के पास ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी का मेरे को ये नहीं पता कि ये कैश में है या किसी ने ये ब्लैक मनी के कारण गोल्ड खरीद लिया और लॉकर में रख लिया, या किसी ने ब्लैक मनी रियल एस्टेट में लगा दिया, मेरे को ये नहीं पता कि कहाँ लगा हुआ है। ब्लैक मनी आप समझते होंगे, ब्लैक मनी का मतलब ये है कि वो पैसा जिसके ऊपर मैंने टैक्स नहीं दिया। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किसी ने 10 लाख रुपीस दिए कैश में, और अगर मैं वो कैश को जाके बैंक में जमा कर, अगर समझो किसी ने मेरे को 10 लाख रुपीस दिए कैश में और मैंने उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया और उसके बाद टैक्स दिया, तो वो ब्लैक नहीं है, वो व्हाइट है, चाहे कैश में। यानी कि कैश में है मगर मैंने टैक्स दिया है अच्छे बच्चे की तरह, तो व्हाइट है। सोचो किसी ने मेरे को 10 लाख रुपीस दिया चेक के थ्रू और बैंक में गया, मगर मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया कि नहीं जी नहीं, ये मेरी इनकम नहीं है, ये तो मैंने किसी से लोन लिया है। यानी कि इसका मतलब ये वो मेरा ब्लैक मनी है, क्योंकि अब अनफाइंड हो सकता है मैं लोन वापस ना ही करूं 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, तो ब्लैक मनी। यानी कि हर पैसा जो कैश में होता है वो ब्लैक नहीं होता है। अगर मैं उसको टैक्स दे रहा हूं तो व्हाइट हो गया, और हर पैसा जो बैंक में के थ्रू आता है वो व्हाइट नहीं होता है, क्योंकि कई बार वो ब्लैक हो सकता है, क्योंकि मैं इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो टोटल जो पैसा जो ब्लैक में उम्मीद बनी, या जो कैलकुलेशन करी गई आरबीआई द्वारा, क्योंकि आरबीआई को तो पता है कि कितने नोट छापे हैं बचपन से लेके 2016 तक, जब तक डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ, तो और कितने नोट गायब हो गए सिस्टम से या फेक नोट्स हैं, तो 90 लाख करोड़ मोटा मोटा आरबीआई को समझ आया कि ब्लैक, जिसमें से उम्मीद थी कि कुछ ब्लैक मनी 5% कैश के रूप में होगा। उम्मीद है, पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या पता कि सामने वाले की जेब में पैसा है या सामने वाले ने गोल्ड में खरीद रखा है या सामने वाले ने रियल एस्टेट में लगा रखा है। मगर पॉइंट ये है कि अगर मेरे को ब्लैक मनी को रोकना है तो सबसे पहले मेरे को इम्पैक्ट किसके ऊपर करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को कैश के ऊपर इम्पैक्ट करना। यानी पहले कैश के ऊपर इम्पैक्ट करूंगा, फिर मैं रियल एस्टेट के ऊपर आऊंगा, फिर मैं गोल्ड के ऊपर आऊंगा, वगैरह वगैरह। तो अब इसका मतलब ये गवर्नमेंट को लगा कि 4.5 लाख करोड़ 5% ऑफ 90 लाख करोड़ कैश में होगा ब्लैक मनी। मगर वो सारा पैसा जब बैंक में आ गया तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि देखो जी ब्लैक मनी था ही नहीं, सारा का सारा तो व्हाइट हो गया। पॉइंट ये है, कैश में सबसे पहले तो पॉइंट है कि उम्मीद थी कि 5% ऑफ 90 लाख करोड़ कैश के रूप में ब्लैक मनी होगा। ज्यादा भी हो सकता है, क्या पता 15% रहा हो, क्या पता 20% रहा हो। पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट ये है, कैश का पैसा जब बैंक में जमा होता है इसका मतलब व्हाइट नहीं हुआ, उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो व्हाइट होएगा, और उसके ऊपर टैक्स लगाया गया जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो यानी कि लोगों ने सिर्फ क्रिटिसाइज किया कि देखो जी डिमोनेटाइजेशन आया, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। नहीं, पॉइंट ये है कि विस्तार में कभी आप मेरे से समझो और सुनो और समझो ये सारी चीजें, तो आपको पता लगेगा कि ना किया जाता तो इकोनॉमी क्रैश कर सकती थी।
इकोनॉमी का जो बबल था वो बर्स्ट हो सकता था, क्योंकि अल्टीमेटली इतने सालों से जो टैक्स इवेजन था, प्राइस डिस्कवरी को चैलेंज कर रहा था, तो इकोनॉमी की जो रूट्स थी, शैकल खराब हो गए। अभी तक हमने एक तरह से पहले सेक्शन को समझने की कोशिश करा, जिसमें हमने बेसिक्स को समझा, जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और कुछ पॉइंटर्स, है ना, कि मेन पॉइंटर्स जो मैं आपको बताना चाहता था। और अब हम समझते हैं कि कोई भी देश, जापान हो, यूएस हो, यूके हो, यूरोप हो, हिंदुस्तान हो हमारा, हर देश के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और याद रहे ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं घूम फिर के कॉमन होते हैं। और कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? हर देश का मेजरली एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ हो और इन्फ्लेशन ग्रोथ से ज्यादा हो, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन ग्रोथ तो होगी, और जीडीपी ग्रोथ होगी तो बाकी सब चीजें मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ होगी तो यानी कि इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, तो जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि लेबर के पैसे बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये, जो किसी भी देश का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जीडीपी ग्रोथ, महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ। हालांकि मैंने रियल नॉमिनल की भाषा में अभी नहीं गया, देसी भाषा है, मगर आपको समझने का मूड हो तो यूट्यूब पे अमन चुक सीए टाइप करेंगे तो वहां पे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ऐसे में कई बातें करता रहता हूँ। और प्लस अमन चुक सीए ऐप पे भी आप कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे आप नॉलेज बेस में जाके सुन सकते हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि आप सुने, ताकि इसी बहाने आपको थोड़ा और एजुकेशन मिले। अब पॉइंट ये है कि इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए कि जीडीपी ग्रोथ इन्फ्लेशन ग्रोथ से ज्यादा पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, जिसको हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बोलते हैं। मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा कि कौन-कौन सी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कैसे होता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज मेरा टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक मेरा करियर पाथ से लिंक करने का है। मगर बेसिक चीजों के साथ मैं पॉलिसीज को इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ऐसे में कोई भी देश, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं 3 चीजें बट बोलूँगा कि कोई भी देश नहीं चाहता कि जीडीपी ग्रोथ कभी भी इन्फ्लेशन ग्रोथ से कम हो जाए। कोई भी देश नहीं चाहता। यानी कि हर देश क्या चाहता है? जीडीपी ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा। बहुत बढ़िया, सब कुछ चल रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मगर अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा लगता हो कि जीडीपी ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से कम हो सकती है, लगता हो, या असली में ऐसा हो गया हो कि जीडीपी ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से कम हो गई हो, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाया जाता है। तो ये क्या-क्या, कैसे-कैसे किया जाता है, मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा। मगर पहला प्रॉब्लम जो किसी भी इकोनॉमी में जब आती है, जब इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, वो कब? जब जीडीपी ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से कम होने की संभावना हो जाए या कम हो गई हो। और ये कब हो सकता है सोचो? ये तब हो सकता है जब किसी देश में मिडलमैन ज़्यादा हो। मिडलमैन मतलब ब्रोकर्स, है ना? हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जितने भी लोग मिडलमैन हैं वो सारे खराब हैं। कुछ लोग मिडलमैन ज़रूरी होते हैं, कुछ एरियाज़ में मिडलमैन ज़रूरी होते हैं। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मेरे को लाइसेंस बनवाना है और लाइसेंस के लिए मेरे को लाइन में नहीं लगना है, तो मेरे को मिडलमैन सही है। मगर समझो मेरी कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मिडलमैन नहीं चाहिए, जहाँ पे मैं ऑनलाइन कर लूँगा। अगर मेरे को कोई सामान खरीदना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो मेरे को मिडलमैन नहीं चाहिए। मैं आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा और ऑनलाइन मेरे पास आ जाएगा। यानी कि कई जगह मेरे को ब्रोकर या एजेंट या मिडलमैन नहीं चाहिए होता। मगर मेजरली मिडलमैन अगर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे महँगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई अपना-अपना मार्जिन लगा देता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जिस देश में ज़्यादा ट्रेडर्स हों, यानी कि माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, यानी कि किसी से खरीदेंगे और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, फिर आगे बेचेंगे। तो यानी कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे, छोटे ट्रेडर को हटा ऐसा करते हैं जिसने बनाया उससे ऑनलाइन डायरेक्ट खरीद लेते हैं। यानी कि वो जो ट्रेडर्स हैं, वो एक तरह से वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, वो मिडलमैन है। तो जो मिडलमैन है 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, ज़रूरी हैं, ओके। एक है जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, वो नॉट ओके। यानी कि आने वाले समय में उनको निकाला जाए।
ऐसे ही सप्लाई चेन अगर डिसरप्ट हो जाए तो उसके कारण भी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है इन्फ्लेशन ग्रोथ से। जैसे कि रिसेंटली कोविड के कारण चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। चाइना ने कहा यहाँ पे तो कोविड हो गया है तो इसलिए मैं आपको सामान नहीं बेच पाऊंगा। तो वर्ल्ड ओवर सारा सामान जो है बिकना पहुंचना बंद हो गया तो सामान के प्राइसेस बढ़ गए। यानी कि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हम किसी और कंट्री के ऊपर जब डिपेंडेंट हो जाते हैं कुछ ऐसी आइटम्स पे और वो कंट्री अगर मना कर दे या मना हो जाए या बना ही ना पाए तो उसके कारण भी जीडीपी ग्रोथ जो है वो महंगाई की ग्रोथ से कम रह जाती है। एक और रीजन हो सकता है जैसे से फॉर एग्जांपल अगर किसी देश में प्रोडक्शन हो पा रही है मगर प्रोडक्शन को पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सोचो रोड्स नहीं है या ट्रेन बहुत समय तक लगाएगी जब तक वो पहुंचेगा तब तक प्राइसेस बढ़े रहेंगे। या समझो जितनी डिमांड है उतनी बनाने के लिए हमारे पास उतनी फैक्ट्रीज नहीं है। यानी कि रिसोर्सेज है हमारे पास रिसोर्सेज को बनाने के लिए फैक्ट्रीज नहीं है कैपेसिटी नहीं है। या समझो टेक्नोलॉजी नहीं है जिस तरीके से हम फास्टर बना सके। यानी कि इसका मतलब है ये चैलेंज आता है जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई हो सकती है प्रोडक्शन होके सप्लाई हो सकती है मगर समय लगेगा। यानी कि इसको बोलते हैं देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। बहुत जरूरी है ये पॉइंट। यानी कि इस केस में भी क्या होता है इस केस में वो जो टाइम गैप होता है ना उस टाइम गैप के दौरान जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है और इन्फ्लेशन ग्रोथ ज्यादा होती है क्योंकि इन्फ्लेशन पहले ग्रो कर रही होती है क्योंकि डिमांड बढ़ रही होती है। तो जब तक पता लगता है ओहो अच्छा 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 बनाना है बनाते हैं जी बनाते हैं। तो बनाने में कैपेसिटी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो सारा टाइम लगेगा। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट। 1999 से लेके जो 2003 का फेज था ना उस जमाने में हमारी जीडीपी ग्रोथ वो अंदाजन थी 5.5% और हमारी इन्फ्लेशन की ग्रोथ कितनी थी अंदाजन 4%। यानी कि हमारा पॉजिटिव ग्रोथ कितनी थी 1.5%। और आप हैरान होंगे ये जान के 2004 से लेके 2010 में जीडीपी ग्रोथ कितनी थी ऑलमोस्ट 9%। 1999 से लेके 2003 में कितनी थी 5.5 और 2004 से 2010 में कितना 9%। तो आप कहोगे कौन सा फेज बढ़िया है तो पॉइंट है कोई भी आम आदमी होगा वो कहेगा सर 2004 से लेके 2010 का फेज बहुत बढ़िया 9% की ग्रोथ है। मगर अब तो आप ये सेशन लगा रहे हैं तो आपका सवाल क्या होना चाहिए करेक्ट। यानी कि करेक्ट चैट बॉक्स में आपके मैसेज आ रहे हैं थैंक यू वेरी मच। तो यानी कि इसका मतलब है आपका सवाल होना चाहिए सर इन्फ्लेशन भी तो बताओ करेक्ट। तो यानी कि इन्फ्लेशन 2004 से लेके 2010 में थी 12%। वाओ ये तो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो गई। यानी कि 99 से लेके 2003 तक चाहे जीडीपी ग्रोथ कम थी मगर पॉजिटिव तो थी। और 2004 से लेके 2010 में 9% बहुत ज्यादा थी मगर नेगेटिव थी असली में। यानी कि इसका मतलब ये कभी भी हमें जीडीपी ग्रोथ सिर्फ नहीं देखना चाहिए हमें उसको इन्फ्लेशन ग्रोथ के साथ भी मैच करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका मतलब ये आप चेक भी करोगे ना अगर 2004 से लेके 2010 में ग्रोथ थी जीडीपी में मगर जॉबलेस ग्रोथ थी। आपको पता है 2004 से लेके 2010 तक टोटल जो जॉब्स पैदा हुई थी हिंदुस्तान में वो सिर्फ 27 लाख जॉब्स थी 2.7 मिलियन। और 1999 से लेके 2003 के बीच में 3 करोड़ जॉब्स यानी 30 मिलियन जॉब्स थी। वाओ कितना फर्क है सोचो। जीडीपी ग्रोथ कम थी मगर जॉब ग्रोथ ज्यादा थी। मगर हाँ 2004 से लेके 2008 का जो फेज है हर कोई कहेगा बहुत बढ़िया फेज था। क्यों क्योंकि इक्विटीज बढ़ रही थी शेयर मार्केट बढ़ रही थी रियल एस्टेट बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था क्योंकि ब्लैक मनी बढ़ रहा था एसेट बबल था। एसेट बबल की ग्रोथ थी यानी कि जॉब के कारण ग्रोथ नहीं थी एसेट बबल के कारण ग्रोथ दिख रही थी। इसके ऊपर कई डिटेल में चर्चा हो सकती है। मैं कुछ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि समझेगा हिंदुस्तान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। और अगर समझेगा नहीं तो पहचानेगा कैसे कि भैया इकोनॉमिक पॉलिसी सही है या खराब है। तो इसके बारे में आप यूट्यूब और ये सारे इनिशिएटिव्स में जुड़ सकते हैं। एंड रिसेंटली जैसे कई लोग कहते हैं सर जीडीपी ग्रोथ तो बड़ी कम हो गई थी इनफैक्ट 6% 6.5% पिछले 2 साल में 6% थी 5% थी। इन्फ्लेशन ग्रोथ हमारी 3%। मैं ये नहीं कह रहा कि जीडीपी ग्रोथ 6% 5% अच्छी है नहीं। बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि 6% या 5% थी मगर इन्फ्लेशन ग्रोथ 3% थी यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ तो थी। रादर देन अगर मैं बोलूं कि पहले 9% की ग्रोथ थी मगर 12% का इन्फ्लेशन था और नेगेटिव ग्रोथ थी तो उससे तो बेटर ही था। मगर हाँ
मैं ये नहीं कह रहा कि बेटर था मगर बेस्ट था, ना। मैं ये कह रहा हूँ बेटर था मगर बेस्ट और कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? यानी कि आम आदमी अखबार पढ़ता है या मीडिया देखता है और उसमें कहता है, ओह! पहले 9% की जीडीपी ग्रोथ थी, अब सिर्फ 5% की रह गई। साथ में हमें इन्फ्लेशन देखना बहुत और यानी कि जैसे आपने समझा कि अगर जीडीपी ग्रोथ महँगाई की ग्रोथ से कम होने की संभावना हो जाए, एक्सपेक्टेशन हो जाए या कम हो जाए तो प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लाया जाता है, बनाई जाती हैं, चेंज करी जाती हैं, व्हाटएवर। दूसरा एक और प्रॉब्लम हो सकती है किसी देश में कि जीडीपी ग्रोथ गिरते, 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 गिरते नेगेटिव जा रही हो और इन्फ्लेशन ग्रोथ भी गिरते, गिरते, गिरते नेगेटिव जा रही है। यानी कि दोनों गिर रही हो। कब होएगा? ये तब होएगा जब डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है। यानी किसी देश में अगर पॉपुलेशन ना हो, तो डिमांड क्या करोगे? जब डिमांड ही नहीं होएगी, तो इन्फ्लेशन गिरता जाएगा। जब इन्फ्लेशन गिरता जाएगा, जब डिमांड नहीं होएगी, तो प्रोड्यूसर कहेगा, मैं प्रोड्यूस किसके लिए करूँ? मैं प्रोडक्शन किसके लिए करूँ? तो वो फैक्ट्रीज़ को बंद कर देगा और प्रोडक्शन गिरने लग जाएगी, यानी कि जीडीपी गिरने लग जाएगी। एक और रीज़न कब हो सकता है? एक और रीज़न हो सकता है, जब किसी देश की पॉपुलेशन एज्ड हो जाए, यानी कि अ, बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो जाएँ, यंग पॉपुलेशन कम रह जाए, जैसे जापान। यानी जापान में एक तरह से एजेड पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि लोग बहुत साल तक जीते हैं, मगर बच्चे ज़्यादा पैदा करते नहीं हैं, तो इसलिए एजेड पॉपुलेशन ज़्यादा है आज के दिन में जापान में। एक और रीज़न हो सकता है, अगर हमारी डिपेंडेंस किसी और कंट्रीज़ की तरफ हो और वो कंट्रीज़ ने हमारा दामन छोड़ दिया हो, यानी कि हमारा साथ छोड़ दिया हो, जैसे कि जापान। जापान के अंदर अपनी पॉपुलेशन एजेड थी, तो जापान टोटली डिपेंडेंट था यूएस के ऊपर। मगर यूएस ने वन फाइन डे क्या किया? यूएस ने कहा भाई जापान से तो बहुत महँगा मिलता है, मैं चाइना से खरीदूँगा, तो ऐसा करता हूँ सोनी का टीवी लेंगे मगर मेड इन चाइना लेंगे। कई साल पहले, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मगर कई साल पहले जापान को यूएस ने रिप्लेस करके चाइना को एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। तो धीरे-धीरे करके जापान जो है बड़े परेशानी में चला गया था क्योंकि जापान के अंदर के देश में पॉपुलेशन है नहीं, जो है वो एजेड है, तो डिमांड है नहीं और बाहर जिसके ऊपर डिपेंडेंट था, यानी कि माल बनाता था, एक्सपोर्ट करता था, उससे पैसे आ जाते थे, उसने भी भाई हमारा साथ छोड़ दिया। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जब आती है तो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज होती हैं या न्यू पॉलिसीज़ आती हैं। यानी कि जीडीपी ग्रोथ फॉल करते नेगेटिव हो जाए या इन्फ्लेशन ग्रोथ फॉल करते नेगेटिव हो जाए या होने की संभावना हो जाए, ऐसा बोलूँगा या होने की संभावना हो। और तीसरा एक मेजर चैलेंज कौन-सी इकोनॉमी में हो सकता है जब जीडीपी की ग्रोथ फॉल कर रही हो और इन्फ्लेशन बढ़ रही हो या संभावना हो जाए कि जीडीपी फॉल कर रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। भाई साहब जीडीपी ग्रोथ फॉल कर रही है और महँगाई बढ़ रही है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कब होगा? ये तब होगा जब किसी देश में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी होगा और साथ में जो मिडलमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो बाहर से इम्पोर्टेड गुड्स मँगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो गुड्स अवेलेबल है नहीं, बन नहीं सकते या सस्ते नहीं बन सकते और लोगों के पास ब्लैक मनी इतना ज़्यादा है, उनके ख्वाहिशें, उनके शौक बढ़ गए हैं और वो ख्वाहिशें और शौक को पूरा करने के लिए हमें बाहर से लाना पड़ेगा और बाहर से लाने के लिए ट्रेडर्स भी कमा रहे हैं, ब्लैक मनी वाला आदमी भी कमा रहा है और जी रहा है और मस्त खेल रहा है, मगर आम आदमी इससे मर जाएगा, पिस जाएगा। सो अल्टीमेटली इसके कारण क्या होगा? धीरे, धीरे, धीरे करते-करते उस देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ब्लैक मनी जो है, वो सारा पैसा एक तरह से कहाँ पे यूज़ हो रहा है? बाहर के गुड्स को लाने। तो वन फाइन डे ब्लैक मनी ही चल रहा होगा। वन फाइन डे बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ एंड फिर मैं थर्ड सेक्शन में मूव करूँगा। एक एसोसिएशन थी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अभी भी है। उसमें 16 कंट्रीज मेंबर थे, चाइना, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी था है। इसमें क्या होता है कि आप एक तरह से एक एग्रीमेंट कर लेते हो, 16 कंट्रीज का आपस में एग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे कंट्रीज को सामान बेचेंगे, खरीदेंगे वगैरह एंड जितना भी टैक्स लगता है 90% टैक्स को वेव ऑफ करते हैं। यानी कि अगर कोई गुड्स आ रहे हैं तो हम 90% टैक्स माफ करते हैं।
तो कौन से देश को फायदा होएगा? जो देश माल बना के बेच सकता है। किसको नुकसान होएगा? जो माल बना के बेच नहीं सकता, जिसको खरीदना पड़ता है। तो इंडिया कई सालों से आरसीईपी का मेंबर था और कई सालों से चाइना से माल खरीद रहा था। इंडिया में वो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी क्योंकि चाइना से ही डंप हो रहा था। चाइना इतना माल सस्ता बेच रहा था। चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से कई चीजें हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे थे, कई चीजें हम जापान से ले रहे थे वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा था? धीरे धीरे करके हमारी इंडस्ट्रीज फॉल कर रही थी, खत्म हो रही। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां एक जमाने पहले 30% कंट्रीब्यूट करता हो, धीरे धीरे करके 20% तक आ गया। यानी कि आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर कई चर्चा मैंने कर रखी है, तो आई एम श्योर आप वहां पे कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ढूंढ लेना, ऐप पे जाके कनेक्ट हो जाना वगैरह वगैरह, है ना। एंड एक और रीजन हो सकता है इसका, यानी कि जीडीपी फॉलिंग, इन्फ्लेशन, प्राइसिंग। जब हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हैं बाहर से, क्योंकि हमें ऑयल चाहिए होता है, और ऑयल महंगा हो जाए तो क्या करेंगे? ऑयल महंगा हो रहा है तो महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी और जीडीपी गिर रही होगी। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेगा, और ऑल्टरनेटिव्स एक दिन में नहीं बन सकते, एक साल में नहीं बन सकते, 5 साल में नहीं बन सकते, समय लगता है। समय बड़ा बलवान होता है ना। अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन क्विक वाले में हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रीज जब इवॉल्व होती है तो उसके क्या स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज होता है इनिशियल, पहली बार ताला खोलना, देश को खोलना, देश में इंडस्ट्री को खोलना। पहला तो स्टेप ये होता है कि खोला, आज खोला है। फिर क्या होएगा? फिर कुछ सालों तक जब खोला है तो कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, बढ़ेंगी, कमाएंगी वगैरह वगैरह। फिर उनको देखा देखी में और इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, तो उससे क्या होएगा? कंपटीशन बढ़ेगा। और फिर अच्छा, ये इंडस्ट्री भी कमा रही है यार, मेरे को भी इसी लाइन ऑफ इंडस्ट्री में जाना चाहिए। यानी कि सेकंड फेज क्या होएगा? कंपटीशन। फिर कंपटीशन बढ़ते 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 कट थ्रोट कंपटीशन हो जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो क्या होएगा? फिर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा, डिजिटाइजेशन को लिया जाए, स्पेशलाइजेशन वाली स्किल सेट्स वाले लोगों को लिया जाए। याद रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं फेजेस बता रहा हूं, अभी कनेक्ट करूंगा इसको साथ। तो जब ये टेक्नोलॉजी को लिया जाएगा, डिजिटाइजेशन को लिया जाएगा, स्पेशलाइजेशन वाले लोगों को लिया जाएगा, तो ये फेज, तीसरा फेज है। और जब ऐसा होता है ना, तो उसका चौथा फेज आता है। उसका मतलब होता है डिसरप्शन आएगी, यानी कि कई इंडस्ट्रीज ताला लग जाएंगी, कई कंपनीज बंद हो जाएंगी, कई डिग्रीज खत्म हो जाएंगी, एंड कई न्यू इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो जाएंगी। यानी कि एक तो डिसरप्शन हो जाएगी, न्यू इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो जाएगी, या कुछ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज अडॉप्ट हो जाएंगी। अडॉप्ट मतलब कुछ चीजें अडॉप्ट कर ली, बचाने के लिए अपने आप। एंड फिर उसका क्या होएगा? फिर दोबारा कंपटीशन का फेज आएगा। फिर दोबारा क्या आएगा? फिर कंपटीशन क्या? फिर दोबारा टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, स्किल सेट, फिर चेंज हो जाएगा। यानी कि ये चलता रहेगा, चलता रहा है और चलता रहेगा। एंड हम जिस फेज पे है यहाँ पे, उसको मैं बोलता हूँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्योंकि इस पॉइंट पे हम, पता है कहाँ पे हैं? हम टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, स्किल सेट वाले लोग ढूंढ रहे हैं। तो इसके अगला स्टेज क्या है? डिसरप्शन, न्यू इंडस्ट्रीज इवोल्यूशन, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज गेटिंग अडॉप्टेबिलिटी, है ना। इनफैक्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो 1740 में शुरू हुआ। तो जो पहला फेज था ना इनिशियल खोलने का, वो 1740 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? कंपटीशन आया वर्ल्ड में। कंपटीशन आते आते क्या हुआ? कंपटीशन आते आते कट थ्रोट कंपटीशन, वर्ल्ड वॉर हो गई। इतना कंपटीशन हुआ कि वर्ल्ड वॉर ही हो गई। फिर क्या हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद? फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर्स आए, आपको याद होगा, टेक्नोलॉजी आई, है ना। फिर वो 1960s 1970s का जमाना। फिर क्या आया? डिसरप्शन आया। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड। 2000 में डिसरप्शन आया, डॉट कॉम बबल, एशिया क्राइसिस। इंडिया में कब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया? कब इंडिया में पहला स्टेज कब आया?
जब इनिशियल खोला इंडिया ने इकोनॉमी को 1991 में। ओह! 1947 में हम आज़ाद हुए तो हमने पहली बार इकोनॉमी खोली 1991 में। हाँ, बड़े लेट थे हम। और 1991 में जब इकोनॉमी खोली तो कई इंडस्ट्रीज़ इवॉल्व हुई, स्टेज 1। स्टेज 2 कब आया? 2000 में कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, 95-2000 में कॉम्पिटिशन शुरू। फिर रिसेंट टाइम्स में हमने टेक्नोलॉजी, डिजिटाइज़ेशन 2014 के बाद हमने ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखी, डिजिटाइज़ेशन देखा, डिजिटल इंडिया। और यहाँ से अब क्या दिखेगा बड़ी जल्दी? दिख रहा है ऑलरेडी और अभी आने वाले समय में और क्या दिखेगा? डिसरप्शन, अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज़। इसके कारण क्या होएगा? इसके कारण कई तरह की क्वालिफ़िकेशंस, कई तरह की पढ़ाई, कई तरह की स्पेशलाइज़ेशंस खत्म हो जाएँगी। और जो पुराने लोग हैं, जो क्वालिफ़िकेशन पुरानी लेके बैठे हैं और जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, प्रोफ़ेशन कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएँगे। यानी कि अब हम इसके ऊपर बात करें और ये हमारा मेन मुद्दा है। आई होप यहाँ तक आप सारों को चीज़ें समझ आती होंगी और मैं जो अब जो मेन मुद्दा है इसके ऊपर मैं थोड़ा वक़्त आधा पौना घंटा गुज़ारूँ। हमारा मेन मुद्दा है 4th सेक्शन का ब्रॉड नाम है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्टेज वाइज़ हम समझें। पहला फ़ेज़ यानी कि 4th सेक्शन में पहला फ़ेज़। पहला फ़ेज़ था 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी जब खोला गया हिंदुस्तान को, वहाँ से लेके 1995 तक क्या हुआ, ठीक है ना? यानी कि पहला फ़ेज़ में क्या हुआ, यानी 4th सेक्शन में पहला फ़ेज़। जब आप किसी इकोनॉमी को ओपन करते हो, अच्छा बाय द वे याद रहे, इकोनॉमी ओपन करने का क्रेडिट पूरा का पूरा किसको जाएगा? नरसिम्हा राव साहब को जाएगा। हालाँकि आप किसी और सज्जन का नाम सुनते होंगे, मगर आप जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ये सारा जो ब्रेन था, गेम था, वो नरसिम्हा राव साहब का था। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और उन्होंने ये पॉलिसी लेकर आई कि हिंदुस्तान को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि उस ज़माने में जब वो पीएम थे, उस ज़माने में हिंदुस्तान के पास इतना जो हमने लोन बाहर से लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट मैं प्रिंसिपल देने की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरेस्ट देने की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं थे और हमने गोल्ड अपना गिरवी रखा था। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने अपना गोल्ड गिरवी रखा था क्योंकि हम जितना हमने लोन वर्ल्ड से लिया था उसका प्रिंसिपल नहीं हम इंटरेस्ट भी नहीं उतार पा रहे थे ऐसी गंदी हालत हो गई थी तब नरसिम्हा राव साहब ने इकोनॉमी को ओपन किया और जब इकोनॉमी को ओपन पहली बार किया जाता है तो आप समझ सकते हैं पहली बार किया है तो इंडस्ट्रीज ग्रो करें यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज को ओपन किया गया है, लाइसेंसिंग को डी लाइसेंस कर दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो सारी बिजनेसेस चलेंगी। यानी कि इसका मतलब ये फेज वन कौन सा था 1991 से लेकर 1995 में फेज वन में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी बिजनेसेस इन लाइन होंगे, जो भी इंडस्ट्रीज ओपन करी गई हैं, जिसको भी डी लाइसेंस किया गया है, जिसको भी लिबरलाइज किया गया, जिसको भी प्राइवेटाइज किया गया, जिसको भी कहा गया ग्लोबलाइज किया गया है, वो सब फ्लरिश करेंगे। एंड उस ज़माने में बिज़नेस करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो पॉलिसी आई है, बिज़नेस खोलना ही है, चल तो जाएगा ही। यानी कि बिज़नेस करना आसान होगा और बिज़नेस करने के लिए हमारे पास कोई भी तरह का आदमी मिल जाए और अपना काम हो जाए। यानी कि इसका मतलब ये बिज़नेसमैन उस ज़माने में क्वालिफाइड ना भी हो तब भी चलेंगे। क्योंकि उनको क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उनको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी चाहिए कि भैया रिस्क ले सकते हैं, बिज़नेस सेटअप करना है। बिज़नेस कौन-सा करना है? वही जो गवर्नमेंट कह रही है, जिसमें वो लाइसेंसिंग, डी-लाइसेंस कर रही है, प्राइवेटाइज़ कर रही है, वो खोल लेते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा है तो क्वालिफिकेशन क्या करनी? पैसा नहीं है, बैंक से ले लेते हैं, तो भी क्वालिफिकेशन क्या करनी? यानी कि इसलिए आप देखेंगे कई बिज़नेसेस जो 1990s में शुरू हुए थे, उस ज़माने में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस नहीं चाहिए होती थी फॉर अ बिज़नेस ओनर। दूसरा मेन पॉइंट इसी फेज़ का कि अब जो लोग हायर करने हैं, एम्प्लॉइज़, कोई भी आ जाओ, क्वालिफ़िकेशन क्या करनी है? भाई अपने को तो लोग चाहिए। भाई इंडस्ट्री ओपन हो गई है, इंडस्ट्री ओपन हो गई है, डिमांड पूरी है तो अपने को तो लोग चाहिए जो काम करने के लिए आ जाएँ। यानी कि डिप्लोमा होल्डर आ जाएँ,
या पॉलिटेक्निक आ जाए, जो मर्जी आ जाए यार, लेसर क्वालिफाइड पीपल भी आ जाए, नॉन क्वालिफाइड पीपल भी हो, चलेगा। और आपको याद होगा पुराने जमाने में किसी ने बीए कर रखी है, हम कहते बीए कर रखी है उसने, अच्छा, एमए कर रखी है, अच्छा, यानी कि हम बीए एमए में हम भाई साहब सेट हो जाते हैं। डिप्लोमा होल्डर है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, बड़ी वैल्यू होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फेज 1 का क्या है कि सोचो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सोचवा रहा हूं कि जिसने उस जमाने में ग्रेजुएशन खत्म करी हो, उस जमाने में मतलब 1990, ग्रेजुएशन नॉर्मली 20-21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। तो उस जमाने में क्या होता था ना, पढ़ाई के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। तो क्या होएगा, लोग उस जमाने में स्पोर्ट्स बड़ी करते थे, खेलते थे, दंड बैठ के करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, स्पोर्ट्स। यानी कि उनकी जो अप्रोच होगी लाइफ के प्रति, सोसाइटी के प्रति, बड़ी पॉजिटिव होगी, क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत खेला है, उनकी बॉडी बड़ी स्ट्रांग रही है और ज्यादा प्रेशर उस जमाने में नहीं लिया होगा उस जमाने में। तो आज की डेट में उनकी उम्र कितनी होगी, अंदाजन 50 साल, क्योंकि 1990 में अगर 20-21 साल होंगे, तो आज अगर मैं 30 इयर्स को ऐड कर दूं, 50 साल होंगे। हाँ, 50 इयर्स के अगर वो आज सज्जन लोग हैं और आज अगर फिर भी नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने आप को आउटडेटेड तो डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं। ये तो पक्की बात है, आउटडेटेड अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास स्किल्स नहीं है यार लेटेस्ट वाली जो चाहिए, हमारे पास वो कला नहीं है, मगर उनके पास वो एक्सपीरियंस, और वो जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के कारण जितनी देर भी उनको कंपनियां रखेंगी रखेंगी, मगर वन फाइन डे जब अल्टीमेटली उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, या समझो अगर वो रिटायर होना चाहेंगे या अर्ली रिटायर होना चाहेंगे, तो उसके बाद वो नौकरी नहीं ढूंढ सकते। यानी कि इसका मतलब है, इनमें से कई लोग रिटायर हो जाएंगे आने वाले 5-7 सालों में, तो इंडस्ट्री को भी लगता है ठीक है यार, 5-6 साल में इनका एक्सपीरियंस काम कर लेते हैं, या इनको निकाल दिया जाएगा, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट या तो दे दिया जाएगा या पेरिश कर दिया जाएगा। पेरिश नॉर्मली कम किया जाएगा, क्योंकि इतने साल उन्होंने कंपनियों को दिए हैं, इतना एक्सपीरियंस है, सीजन लोग हैं, तो इसलिए नॉर्मली उनको उनके एक्सपीरियंस को ही वैल्यू बनाया जाए। यानी कि इन लोगों को ज्यादा दिक्कतें इस टाइम पे इकोनॉमी के अंदर नहीं दिख रही होंगी, बारिंग वेरी फ्यू पीपल। बाकी अदरवाइज इन लोगों को ये होगा कि यार अब तो रिटायर होना ही है, तो ठीक है आखिरी जॉब है, बस अगले 4-5 साल में रिटायर होकर अपनी जिंदगी बस गुजार रहे हैं, और कई लोग रिटायर हो चुके हैं। अब इसी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, इसमें सेकंड फेज आता है, यानी फोर्थ सेक्शन का सेकंड सेकंड फेज। और सेकंड फेज हमारा शुरू होता है 1995 के बाद, एशियन क्राइसिस के बाद। वर्ल्ड में बहुत बड़ा एशियन क्राइसिस आया था, वहां से फेज शुरू होगा 2000 तक। तो स्लोली एंड स्टेडीली एशिया में क्राइसिस आया। तो एशिया में क्राइसिस आया, तो जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की वैल्यू बढ़ती है यार, नॉन क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए, अपने को थोड़े क्वालिफाइड लोग भी चाहिए। तो इंजीनियर्स चाहिए, एमबीएस चाहिए, डिप्लोमा होल्डर हो सकता है, पॉलिटेक्निक हो सकता है, मगर ऐसे प्रोफाइल में डालो या ऐसी जूनियर पोजीशन में डालो कि कोई दिक्कत ना हो, मगर इसके ऊपर थोड़ा क्वालिफाइड आना चाहिए। क्योंकि एशिया में क्राइसिस आया और क्राइसिस को मैनेज समझने के लिए थोड़ी एजुकेशन वाले लोगों में मेच्योरिटी ज्यादा, या सीनियर पोजीशन पे अपने को एजुकेशनली क्वालिफाइड लोग रखने पड़ेंगे, तो यार इंजीनियर्स रखते हैं एमबीए। अब पॉइंट ये है कि कोई ज्यादा खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होएगा, मगर फिर भी जितने क्वालिफाइड लोग मिल जाए उतने ही कम, यानी जितने इंजीनियर्स मिल जाए बहुत बढ़िया है, जितने एमबीए मिल जाए बहुत बढ़िया है यार, क्योंकि वैसे ही बहुत कम है ना, उस जमाने में तो लोग ही सिर्फ बीए बीए एमए घूम रहे हैं या डिप्लोमा होल्डर या पॉलिटेक्निक। अब आपने देखा होगा उस जमाने में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को मैनेजमेंट प्रोफाइल मिले, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, मैनेजमेंट में रहे। कई बार आप कहते भी सर आपको इंजीनियरिंग कर रखी थी, आप मैनेजमेंट में थे। हाँ हम मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन इसलिए जरूरी थी कि थोड़ी मैच्योरिटी होती, मगर उसको काम क्या दिया जाएगा, सीनियर, यानी अच्छा काम, बेटर प्रोफाइल, टीम मैनेजमेंट। और कई बार आपने ये भी देखा होगा, कई एमबीए लोगों को टेक्निकल प्रोफाइल भी दिए गए, यानी कि मैनेजमेंट वाले लोगों को टेक्निकल प्रोफाइल। ऐसा उस जमाने में होता था, यानी इंजीनियर्स वाले जो बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उनको मैनेजमेंट का प्रोफाइल, मैनेजमेंट वाले लोगों को टेक्निकल प्रोफाइल। सो यानी कि इसका मतलब ये, इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड अल्टीमेटली आपको जॉब मिलती है।
और ये जरूरी नहीं कि सेम डोमेन में मिलेगी। आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नौकरी मिलेगी। इलेक्ट्रिकल में कर रखी है, कोई बात नहीं, नौकरी फिर भी मिलेगी। सिविल में कर रखी है, तभी मिल जाएगी। और एमबीए भी एचआर में है, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नौकरी। और इस फेज में 1995 से लेकर 2000 के फेज में मतलब जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, दो है। इसी में जो पहला पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें साथ में ये समझो कई बिजनेसेस और लोग बिजनेसेस में मिलकर करेंगे क्वालिफिकेशन। और इसमें सेकंड पॉइंट पर होंगे जिनका समझो 2000 या 1995 से लेकर 2000 के फेज में ग्रेजुएशन हुआ था, तो वो पीसी के साथ हुएंगे। उस जमाने में उन्होंने बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया होगा, ड्रामेटिक्स, डेक्लेमेशन, ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट करी होगी। इनफैक्ट मोर बेटर अप्रोच रही होगी उनकी लाइफ के प्रति, सोसाइटी के प्रति। और रेदर उन्होंने एजुकेशन टेक्निक्स भी बेटर ली होगी एजुकेशन लेते हुए। और उनकी उम्र आज के डेट में कितनी होगी? अंदाजन 40-45 की रेंज। 40-45 की रेंज में होगी, तो प्रेशर उनको आज बहुत ज्यादा होगा। क्यों? को अभी इच्छा से रिटायर होने में भी एटलीस्ट 10-15 साल की नौकरी ये करना चाहिए अभी। यानी कि जो मैंने पहले फेज में जिक्र किया था, उनकी उम्र कितनी थी? 50 साल। उनके पास तो सिर्फ रह गए 5-6 साल, वो रिटायर वैसे भी कई उनमें से हो गए होंगे और कई होने वाले होंगे। मगर ये जो सेकंड फेज में बात कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो अभी रिटायरमेंट सोच रहे थे अगले 10-15 साल में, मगर इनको बड़ा प्रेशर दिख रहा हो, क्योंकि इनको अभी और कई साल नौकरी करनी थी, तो ये प्लान ही नहीं कर पाए अपने फंड्स को, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए, तो ये अभी बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में। क्या कंफ्यूजन हुई? जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये होंगे, बिकॉज ये जो डिसरप्शन, ये जो सारी चीजें आ रही हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में फेजेस में, आप सोचो उनको एग्जिस्टिंग नौकरी में प्रेशर मिलता, उनसे यंग पीपल लोगों को प्रमोशन मिलता, यानी कि वो कंफ्यूज क्या घूम रहे हैं, क्या मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही बैठा हूँ या कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में एग्रेसिवली जॉब्स, या मैं कंप्रोमाइज करके नौकरी छोड़ के कुछ अपना ही स्टार्ट करने की सोच। आज रिस्क कैपेबिलिटीज ज्यादा, रिस्क टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड वेरी रेयरली ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि उन्होंने अपना स्किल सेट या अपनी क्वालिफिकेशन एनहांस। सो मैं शायद यूँ कह सकता हूँ कि जो फेज़ 1 में जो सीनियर्स थे, यानी कि जो 50 साल वाले रेंज में जो आज के लोग होंगे, वो फिर भी बेटर प्लेस्ड हैं दैन कि फेज़ 2 में जो सीनियर्स हैं। आपके कई तो आप बात करेंगे हमें फ्रेंड से आप। और ये जो दोनों फेजेज़ जो मैंने बताई ना, 1990 से लेके 2000 की जो फेज़ होगी, 1990 से लेके 95 और 95 से लेके 2000 की फेज़ है। ये दोनों फेजेज़ में टैक्सेशन का बड़ा काम आया, अकाउंट्स का बड़ा काम आया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चाहिए। सीए सीए सी सी बहुत चाहिए। लीगल वर्क बड़ा आया, तो कंपनी सेक्रेटरी चाहिए चाहिए। डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ गई होगी आपस में, तो लॉयर्स तो चाहिए चाहिए चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग की स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी चाहिए। यानी कि इंजीनियर्स भी चाहिए, एमबीएस भी चाहिए, सीए भी चाहिए, सीएस भी चाहिए, सीएमएस भी चाहिए, लॉयर्स भी चाहिए। मस्त बूम है। यानी 1990 से लेकर 2000 तक, यानी कि दो फेजेस में अच्छा बूम रहा जनरल पर। अब आते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज शुरू होता है 2000 से लेकर 2010। मैं शायद 2010 नहीं, मैं करता हूँ 2014, और मैं जब तक 19 साल में, तो 2000 से लेकर 2014 तक का जो फेज था, यहाँ पे आया कंपटीशन स्टेज। पहला स्टेज क्या था? देखा इंडस्ट्री खोलने का स्टेज। अब आया कंपटीशन का स्टेज 2000 से। क्योंकि अब तक क्या हुआ होगा, कई कंपनीज उन इंडस्ट्रीज में और आ गई होंगी और आना चाहती होंगी, जो देख रही यार हमारे यार बिना क्वालिफिकेशन के इसका बिजनेस फ्लरिश पे फ्लरिश कर रहा है, तो हम भी गुजर। यानी पॉइंट नंबर 1 फेज 3 में मोर बिजनेसेस गेन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एमएनसीज भी इंडिया में, और एमएनसीज जो इंडिया में आई, उन्होंने
डोमेस्टिक कंपनीज को स्ट्रेस देना चाहिए। तो सस्ता माल बना सकते हैं, सस्ती सर्विसेज एमएनसी डोमेस्टिक इसको नाक में दम एंड इसलिए यहीं पे जो सेकंड पॉइंट में या मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, फॉरेन डिग्रीज और फॉरेन क्वालिफिकेशंस की इंपॉर्टेंस। इसलिए हमने सुना होगा कई लोगों ने 2000 से लेकर 2010 के बीच में फॉरेन क्वालिफिकेशन कनाडा से पढ़ के आऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आऊंगा, सीपीए करके इंडिया आऊंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पे न्यू स्पेशलाइजेशन आ गए क्योंकि 2008 का बहुत बड़ा क्राइसिस आया। 2008 में वर्ल्ड का इतना बड़ा क्राइसिस आया कि हमने उसको नाम ही दे दिया ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। क्यों आया, कैसे आया, वगैरह वगैरह, आपको कहानी आप यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हो या ऐप पे या तो उसके कारण पता है एमबीए में जहां होता था एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, अब हो गया एमबीए इन बैंकिंग। अच्छा, एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, एमबीए इन सप्लाई चेन, एमबीए इन फैमिली बिजनेस। अच्छा, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में भी कई तरह की न्यू एज स्पेशलाइजेशन आ गई। यानी कि अब तक तो नॉर्मल डिप्लोमा होल्डर्स हट बाहर होते हैं, पॉलिटेक्निक्स बाहर होते हैं, अब तो क्वालिफिकेशन चाहिए और क्वालिफिकेशन भी स्पेशलाइज चाहिए। यानी कि अगर आपके पास जनरल क्वालिफिकेशन है, सिर्फ एमबीए है, फाइनेंस नहीं चलेगा। एमबीए फाइनेंस या कुछ और तड़पती भड़कती सी चीज देखा हो, यानी एमबीए बैंक, हाँ वेरी गुड, समझ रहे ना। यानी कि आउटडेटेड जो क्वालिफिकेशन थी वो गई बाहर, न्यू क्वालिफिकेशन पैदा हो गई, न्यू क्वालिफिकेशन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पुरानी क्वालिफिकेशन वाले जो लोग हैं, अगर उनके पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस है लार्ज कंपनियों में काम करते हुए या एमएनसीज में काम करते हुए या अब्रॉड में काम करते हुए, तो उनको इज्जत और नौकरी मिलेगी। इनफैक्ट ये तो वो एज और स्टेज था जहां मेरे को याद है कि कई लोगों को बीसीए एमसीए करने का जुनून भी चला था, क्योंकि बीसीए बड़ी बीसीए करेंगे, एमसीए करेंगे, खैर आज की डेट में बीसीए एमसीए भी। इनफैक्ट बीबीए और बीकॉम, जी बीबीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, ये भी कब आया था, ये भी इसी 2000 के जमाने में आया, 2000 से 2010 के जमाने में बीबीए बीकॉम भी। यानी कि इसका मतलब ये इतनी स्पेशलाइजेशन हो कि ग्रेजुएशन में भी बीबीए बीकॉम कर दिया। हालांकि इसको गलत बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है, अकाउंट्स वीक है बीबीए में आ जाओ, अकाउंट स्ट्रांग है बीकॉम में और अकाउंट्स वीक है तो बीबीए में आ जाओ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज मैं उसको अभी क्रिटिसाइज करने के। थर्ड फेज में फोर्थ पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी ना वर्ल्ड के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर ओवर डिपेंडेंस किस मामले में थी, एक तो इकोनॉमी के मामले, क्योंकि हम उनसे बड़ी चीजें इंपोर्ट करते थे, फिर एक्सपोर्ट भी करते थे, और साथ में दूसरी मेजर डिपेंडेंस क्या थी, उनकी जो मार्केट्स, जो हमारी मार्केट्स है उसमें जो पैसा आता था वर्ल्ड से। मगर जब 2008 का क्राइसिस आया ना, जब 2008 में जब प्रॉब्लम आई ना, तो बड़ा प्रेशर बना, क्योंकि जो एमएनसी कंपनी थी वर्ल्ड की, जो हिंदुस्तान में थी, उनको जब वहां पे लॉस मेकिंग शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा इंडिया से खून चूस लो। तो इंडिया में एम्प्लॉइज के ऊपर बड़ा प्रेशर दिया गया, कई लोगों को बाहर निकाल दिया गया कि भैया 10 लोग हैं, 3 से काम कराओ, 7 को बाहर निकालो, 3 से गधों की तरह काम कराओ, वगैरह वगैरह, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। और इसके कारण क्या हुआ, डोमेस्टिक कंपनीज में तो वैसे ही बेचारा कई लोग परेशान हो गए, कई लोगों को निकाल दिया गया। सॉरी, बीच में आई थिंक सिग्नल थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है। तो यानी कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि 2008 के क्राइसिस के बाद एमएनसी कंपनीज में जो लोग थे वो प्रेशर में आ गए हिंदुस्तान में, क्योंकि एमएनसी वहां पे लॉस कर रही है, वहां पे फॉल हो रही है, फॉल आउट हो रहा है, तो इंडिया से जितना खून चूस सकते चूस लो, तो यहाँ पे जॉब्स पे प्रेशर। डोमेस्टिक कंपनीज वैसी परेशान हो, डोमेस्टिक कंपनी में कई लोगों को निकाल दिया गया, कट थ्रोट कंपटीशन हो गया। सो जॉब करना अपने आप एक स्ट्रेस हो, यानी कि स्ट्रेसफुल जॉब शुरू हो गई। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1999 से लेकर 2003 में जहां जॉब्स थी, 2004 और 2010 के बीच में जॉब्स थी वैसी कम थी, और ऊपर से जॉब से लोगों को निकाला गया, ओहो और प्रॉब्लम शुरू हो गई। और थर्ड फेज में फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आप देखो जिस जनरेशन ग्रेजुएशन 2008 के आसपास करी होगी ना, आप में से कई लोग, आपके जो कजन्स ब्रदर्स सिस्टर्स होंगे, जब आप चेक करेंगे जिन्होंने 2008 9 10 तक आसपास ग्रेजुएशन खत्म करी हुई, या अब तक अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे या अपने समझो कजन
से पूछेंगे जिनकी समझो रिसेंट टाइम पे भी ग्रेजुएशन हुई होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन हुई होगी, तो आप उनसे पूछना, उनकी लाइफ में प्रेशर प्रेशर कुकर कब से शुरू हो गया? स्कूलिंग डेज से शुरू। पता है कब से? जब से वो 8th क्लास में उनके माँ-बाप ने स्पोर्ट्स बंद कर दिया, ड्रामेटिक्स, डेक्लेमेशन बंद कर दिया। उनको कुंडी लगा के कहा जाता था बंद कर कमरे में पढ़ाई करो, क्योंकि 10th के बोर्ड आने वाले 2 साल के बाद। यानी कि पेरेंट्स ने एन्जॉयबल मोड में हॉलिडे पे जाना बंद कर दिया क्योंकि बच्चों की ना 8th क्लास आ गई। 8, 9, 10 बड़ा क्रूशियल, 11, 12 तो वैसे ही क्रूशियल। तो बच्चों का स्पोर्ट्स बंद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बंद, फोकस सिर्फ क्या है? 10th के बोर्ड, 12th के बोर्ड, ग्रेजुएशन में अच्छा कॉलेज। आप सोचो, और मैं इसमें थोड़ा समय गुजार रहा हूँ कि आपके कई बहन भाई इंजीनियर हो सकते हैं। डिग्रीज जो है ना, चूज करी जाती है हमारे जो सर्कल में, हमारे जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में। कैसे? कि पुरानी हिस्टोरिकल सक्सेस किस डिग्री की? इंजीनियरिंग करी थी, इंजीनियरिंग करी, सीए करी थी, सीए करा, उसने सीएस किया था, सीएस करा। तो भाई जो उसने किया था वो चेंज हो गया है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो। क्योंकि जो आपके कजन्स ने या आपके किसी सीनियर ने कहीं से समझो अगर डिग्री कर रखी है, तो पॉइंट ये है, वो डिग्री हो सकता है आउटडेटेड हो गई हो, इकोनॉमी चेंज हो गई है। एंड यहाँ पे शायद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेजरली कॉलेज की प्लेसमेंट की एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे हम डिग्री चूज करें, या अपने कजन्स के कहने पे हम डिग्री चूज करें, या हमारे जो रिलेटिव जो घर पे आते हैं, या हमारे माँ बाप के जो फ्रेंड्स आते हैं, या हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके कहने पे हम डिग्री चूज करें। या कई बार हमें कोई टीचर पसंद आया तो हम टीचर से पूछते हैं कि कौन सी डिग्री करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? सोचो, स्कूल के अंदर प्रेशर शुरू हो गया कि भैया सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी कुछ करना नहीं है। और हर कोई आदमी क्या कहता है? ब्रांडेड स्कूल होना चाहिए। यानी बचपन से ही हम ब्रांडेड स्कूल ढूंढते हैं, क्यों? जहाँ पे ना पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। हम आजकल ये नहीं पूछते कि कहाँ पे ऑल राउंडर बनाया जाता है ना, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई बस्ता भारी होना चाहिए। यानी पहला प्रेशर अपने बच्चे को स्कूल में, फिर उसके बाद दूसरा प्रेशर हम उसको ग्रेजुएशन में देते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। ऐसा कर, ग्रेजुएशन कर रहा है साथ साथ सीए कर, साथ साथ सीएस तो कर ही ले, सीएफए कर ले, कुछ तो एक्स्ट्रा कर ले। या जब हम मेन क्वालिफिकेशन में होते हैं, एमबीए अगर कर रहे होते हैं, तो सोचो एमबीए हमारा मेन फोकस क्या होता है कि एमबीए की पढ़ाई कौन अच्छा कॉलेज कराएगा, वहां नहीं, अपने को वहां जाना है जहाँ पे पैकेज अच्छा है। Sorry, अभी शायद आपने समझा नहीं, सोचा नहीं पैकेज कैसे दिखाए। एंड मैं तो ये कहूंगा कि पैकेज कैसे दिखाए जाते हैं, एक तो वो स्टोरी लाइन है ही है, एक है पैकेज के पीछे भाग रहे हो, प्रैक्टिकल एजुकेशन काबिलियत के पीछे नहीं भाग रहे। थ्री इडियट्स देख के बड़ी तालियां तो मारी थी हमने भी और हमारे माँ बाप, मगर फिर भी हम बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं जहाँ पे एमबीए में ना सर प्लेसमेंट आपके यहाँ पे कितना पैकेज का हुआ है वो बता। हम ये नहीं पूछते क्या पढ़ाओगे, काबिल बनाओगे, ये नहीं पूछते। या अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, चल कॉमर्स ले रखिए सीए कर। या कई बार कई बच्चे तो फ्रेंड्स को देखा देखी में, चल तू भी सीए कर रहा है, चल हम भी कर। एंड शायद ये तो क्लैरिटी नहीं है कि सीए क्यों करनी है, एमबीए क्यों करनी है, ये क्लैरिटी नहीं है। या बीबीए क्यों करनी है, बीकॉम क्यों करनी है? अकाउंट स्ट्रांग है, बीकॉम कर, वीक है तो बीबीए। फाइनेंस समझ नहीं आता, चल एमबीए मार्केटिंग कर। कुछ भी नहीं आता, चल एमबीए एचआर कर। तो हाँ, ऐसे ऐसे सिलेक्शन करेंगे हम, बड़ा चैलेंज हो जाएगा आगे चल। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीजें समझें। और ये प्रेशर कुकर जो है, ये जॉब्स में भी कंटिन्यू होता है, क्योंकि जब अल्टीमेटली हम पैकेज के चक्कर में पड़ते हैं और काबिलियत रह जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी भी ज्यादा देर तक चलती नहीं है। जैसे कि कई बच्चे जो आज के डेट में एमबीए बैंकिंग कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, आने वाले समय में, और ऑलरेडी मैं तो देख ही रहा हूँ, बैंकिंग में अर्बन शहरों में बैंकिंग एक वन मैन ब्रांच या टू मैन ब्रांच रह जाएगी, ब्रांच में ज्यादा लोग चाहिए ही नहीं।
एक ज़माना था जब बैंकिंग में लोग चाहिए होते थे और बैंकिंग की क्वालिफ़िकेशन इम्पोर्टेंट थी। मगर आज ऑटोमेशन का वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, बैंकिंग ऐप पे है, बैंकिंग में ज़्यादा लोग चाहिए नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल आपका बच्चा आप या आप खुद आप रूरल एरिया में भेजना चाहते हैं। रूरल बैंकिंग चलेगी अभी थोड़े साल एंड ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैं कई एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ बट फिर वो समय लग जाएगा एंड इसके कारण क्या होएगा, जब वो प्रेशर जॉब में आएगा ना क्योंकि पैकेज के चक्कर में आप गए थे एमबीए कॉलेज या पैकेज के चक्कर में आपने वो डिग्री ली थी, काबिलियत तो ली नहीं थी, नॉलेज तो ली नहीं थी या सीए करी थी क्योंकि कहीं आपके ब्रदर या नीस या नेफ्यू या जो भी उन सारों ने सीए कर रखे और वो बड़े सक्सेसफुल हैं, उनके गाड़ी भी है, घर भी है, तो हमने सोचा हम भी सीए करें। फेज उस इकोनॉमी का अलग था, आज की इकोनॉमी का फेज अलग है, जिसके कारण पूरा प्रेशर सोसाइटी पे बन जाता है और सोसाइटी के कारण ये जो प्रेशर बन रहा है, इससे हमारी सोसाइटी डिटेरिएट। आप सोचिए जब इतने प्रेशर से जूझता हुआ बच्चा होगा जिसने स्कूलिंग में आ, खेलना बंद कर दिया, ड्रामेटिक्स बंद कर दिया, फिर कॉलेज में उसने एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम कहीं और देता रहा एक्स्ट्रा पढ़ाई में और वो मस्ती कर नहीं पाया, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और पैकेज के चक्कर में गया, काबिलियत उसने ली नहीं, फिर जॉब में पैकेज तो मिल गया मगर उसके फिर जॉब ही कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो अल्टीमेटली वो क्या कहेगा? वो कहेगा सर ऐसा है पढ़ाई करने में तो मजा आया नहीं, नौकरी करने में भी नहीं आया। और फिर क्या होएगा? फिर वो अल्टीमेटली बट ऑब्वियस है आज के डेट में हर कोई वर्किंग पार्टनर ढूँढता है। क्यों? कि भाई मैं तो बिज़ी हूँ और पता नहीं मेरी नौकरी का क्या होएगा, चल एक वर्किंग पार्टनर ले आते हैं, दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं। यानी कि एक तरह से ये तो एग्रीमेंट हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, चल इकट्ठे मिलके काम कर ले, मेरी नौकरी चलेगी, तू बचा लियो। यानी कि मैरिज एज़ एन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही, लाइफ को जीने की बात नहीं हो रही, लाइफ में कमाने की बात। बट ऑब्वियसली इतना प्रेशर है, तो प्रेशर को जब वीकेंड पे रिलीज़ किया जाता है, वो ड्रिंक वगैरह करके या पार्टी मोड पे, तो उसकी सेल्फीज़ खींच-खींच के हम लोगों को दिखाते हैं, वी आर वेरी हैप्पी। आई एम श्योर दे आर नॉट, मोस्ट ऑफ देम वुड नॉट एंड अपने लिए टाइम नहीं, दूसरे के लिए टाइम नहीं, तो बच्चे पैदा करने के लिए वैसे ही टाइम। अब सोचो सोसाइटी में बच्चे पैदा करने के लिए टाइम ना हो तो इनफर्टिलिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स की बॉडी कभी स्पोर्ट्स खेली नहीं तो स्पोर्ट्स की बॉडी नहीं होगी, फुटबॉल बॉडी बन जाएगी, पेट बाहर हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, ऑलराउंड डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, मोबाइल के ऊपर रहेंगे या सिर्फ काम के ऊपर रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे। इसलिए तो बहुत यंग उम्र में आजकल हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं। और अगर सोचो अगर इतने स्ट्रेस में अगर बच्चे पैदा भी करेंगे, बच्चे की जो नस्ल है जो हम पैदा कर रहे हैं आने वाले समय में, क्या पैदा कर रहे हैं? उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बारे में सोचो आप। इट्स द सीड जो हम आज सो कर रहे हैं एंड प्लस आप सोचिए जो हम ये जो नौकरी ढूँढने जाते हैं, जो हम बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से और हमें कहीं पे पैकेज चाहिए और हम छोटे-छोटे शहरों से निकल के अल्टीमेटली बड़े-बड़े सपने लेके बाहर निकल रहे हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ग्रोथ एक्सेट्रा। तो हम अपने माँ-बाप से दूर जा रहे हैं एंड अल्टीमेटली क्या होएगा? माँ-बाप से दूर जा रहे हैं तो अल्टीमेटली माँ-बाप अलग परेशान, हम अलग परेशान। उनकी लाइफ का भी स्पैन आपने कम कर दिया क्योंकि वो आपकी परेशानी में जी रहे हैं और आपके जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको भी अल्टीमेटली ग्रूमिंग प्रॉपर्ली सोसाइटी डिटेक्ट। और इसीलिए कई स्टूडेंट्स को क्या लगता है? कई स्टूडेंट्स को लगता है यार कि शायद हिंदुस्तान में बहुत प्रेशर है, बाहर चले जाते हैं। और इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं या जो लोग हैं जो इंडिया में कुछ खास नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं चल कहीं और चलते हैं और स्पेशली उस कंट्री में जाते हैं जहाँ में इमिग्रेशन बड़ी आसान है। कनाडा चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फिर में फोर्थ सेक्शन के फोर्थ फेज में कि जो दो स्टेजेस हैं 1990 से लेकर 2000 और दूसरा 2000 से लेकर 2014, उस जमाने में ब्रेन ड्रेन बहुत हुआ एंड जिन्होंने 1990 से लेकर 2000 के बीच में समझो ग्रेजुएशन कर रखी होगी, तब वो 20-21 साल के होंगे, आज वो 50 साल के होंगे। अगर उन्होंने बाहर वो सेटल हो भी गए, आज वो 40-50 साल के होंगे, 1990 और 2000 के बीच में 40-50 साल के होंगे और अगर अब्रॉड चले भी गए थे तब कोई बात नहीं, दे मस्ट बी वेल सेटल्ड इन लाइफ। आई डोंट नो अबाउट देयर नेक्स्ट जनरेशन, उनके बच्चे उनकी कितनी इज्जत कर रहे हैं, सोसाइटी कैसे डेवलप हो रही है, मेरे को नहीं पता, मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा। वो वैल्यू सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा मेरे को नहीं पता। मगर आज की डेट में जो ग्लोबल शेप चेंज हो रही है और जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की शेप चेंज हो रही है,
है, इसको अब समझते हैं फोर्थ फेज। और फोर्थ फेज के बाद कट ऑफ एक लास्ट फेज का फोर्थ फेज। कुछ डिग्रीज को देखो। चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले अकाउंटिंग करता था, ऑडिटिंग करता था, टैक्सेशन करता था। धीरे धीरे करके उसको समझ आया अकाउंटिंग में उसकी वैल्यू नहीं है, बीकॉम ग्रेजुएट काम कर सकता है। ऑडिटिंग में उसको पैसे नहीं, टैक्सेशन ऑनलाइन कर दिया है, तो इसलिए वो फाइनेंसिंग में चला, फंडिंग करवाता था बैंक से। तो शुक्र करो जीएसटी अभी नया आया है, इसलिए कई सीएज इन प्रैक्टिस जीएसटी के कारण अभी सस्टेन कर रहे हैं। मगर सोचो जीएसटी अगर पूरा ऑनलाइन हो जाएगा क्या करेंगे? चैलेंज। मैं ये नहीं कह रहा सीए एज अ डिग्री खराब है, सीए एज अ डिग्री वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज इन फाइनेंस। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1949 का एक्ट है, एनैक्टमेंट है। मगर सीए के अंदर जो पढ़ाई है वो आउट है। तो सीए एज अ डिग्री बहुत अच्छी, मगर सीए एज अ डिग्री के बाद करोगे क्या? एमबीए फाइनेंस वाला बच्चा आज के में इन द रीसेंट टाइम्स 2014 से लेके अब तक की बात कर रहा हूँ, ये फेस 4 में एमबीए फाइनेंस इन रीसेंट टाइम क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। सेल्स क्या कर रहा है? डीमेट अकाउंट बेचता है, करंट अकाउंट बेचता है, सेविंग्स अकाउंट बेचता है। एमबीए सेल्स वाला क्या कर रहा है? वो तो भाई साहब साबुन तेल बेच रहा है, डीलर सेल्स कर रहा है, गाड़ियां बेच रहा है। या शायद इनमें से कुछ बच्चे बीपीओ के प्रोफाइल में चले जाते हैं, बीपीओ या टीपीओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे प्रोफाइल खराब, बीपीओ इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री, तो उसमें ये मना नहीं कर रहा कि बीपीओ इंडस्ट्री अच्छी नहीं, बट देन माइंडसेट डिफरेंट चाहिए। एंड एंड एमबीए एचआर की जॉब्स इतनी कम है, और कई बच्चे एमबीए एचआर इसलिए लेते हैं कि चल ना तो फाइनेंस होगा ना मार्केटिंग होगा, चल एचआर करेगा। मगर एमबीए एचआर की जो जॉब्स है वो टॉप एचआर कंपनी, टॉप एचआर के इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी भर दी जाती है, क्योंकि हर कंपनी में एचआर की प्रोफाइल्स बहुत कम होती है, तो अपॉर्चुनिटीज ही कम, रेप्यूटेड कॉलेज से वो भर जाती है। तो रिमेनिंग जो कॉलेजेस है, जो बी ग्रेड कॉलेजेस है, ये जो टॉप 10-20 कॉलेजेस नहीं है, तो बाकी जो बच्चे अगर एमबीए एचआर करेंगे वहां से, तो उनको कौन सा प्रोफाइल मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफाइल या सेल्स का प्रोफाइल, यानी एचआर वाला सेल्स करेगा। एंड आप सोचो जिस तरीके से ये सारी चीजें ऑटोमेट हो रही टेक्नोलॉजी के कारण, एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम कहाँ जाएगा? ऑटोमेशन। सेल्स वाला काम कहाँ जाएगा? ऑटोमेशन। आजकल लोन भी ऑनलाइन है, करंट अकाउंट भी ऑनलाइन है, सेविंग्स अकाउंट भी ऑनलाइन है, डीमेट अकाउंट भी ऑनलाइन है। डीलर की सेल्स, गाड़ी बेचना खरीदना कहाँ जाएगा? ऑनलाइन। दवाइयों की सेल्स, साबुन तेल की सेल्स ऑनलाइन। इवन इवन बीपीओ इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन हो रहा है। लोग जो बच्चे चाहिए, बारिंग कुछ फ्यू स्किल सेट वाले बच्चे को। एक और एग्जांपल, एक जमाने में बैंक के ऑपरेशंस की जॉब्स होती, हमारे कई 20-25 साल पहले लोग कहते थे बैंक की जॉब बहुत अच्छी है, भाई शाही लगा के जाओ आराम से 9 to 5 की जॉब। आज के में बैंक के ऑपरेशन की जो जॉब है उसमें सेल्स, आप जब अपना डीडी जमा डीडी लेने जाते हैं या एफडी करवाने जाते हैं, तो वो आपको बेच रहा होता है, आपके बैंक अकाउंट में बड़े पैसे कुछ तो लगवा। अब देखो, इनफैक्ट अगर आप एड ऑन देखो, ये फेज में 2014 से स्पेशली टिल प्रेजेंट, जो मैं फोर्थ फेज की बात कर रहा हूँ, इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं लग रही। कैंपस से नौकरी लग गई, प्लेसमेंट पैकेज लग गया, मगर उसका नौकरी से निकाले गए, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? तो उन्होंने देखा टॉप अप क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, यानी इंजीनियरिंग करने का वो एमबीए कर रहे हैं। इन द रीसेंट टाइम आप देखेंगे इंजीनियरिंग करने का एमबीए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग करने का नौकरी मिल रही। इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए करने के बाद, उसको सीए करने के बाद उसको वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए वो कहता है शायद सीए के साथ सीएस कर लेता हूँ, शायद पैसे मिल जाए, या सीएमए कर लेता हूँ। इनफैक्ट जो एमबीएज हैं, सीएज हैं, सीएस हैं, सीएमएज हैं, ये भी टॉप अप ढूंढ रहे हैं। जैसे कि सारे सोच रहे हैं सीएफए कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि चैलेंज दिख रहा है ना उनको, जॉब्स नहीं मिल रही, जो मिल रही है उसमें पैकेज नहीं मिल रहा, यहाँ पे पैकेज मिल रहा है वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी विजिबिलिटी, उनको समझ नहीं आ रहा कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। एंड एक मेजर चेंज जो है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इस टाइम पे कई ऐसे प्रोफाइल्स हैं जहां पे वापस वो ग्रेजुएट्स को हायर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कई ऐसे प्रोफाइल्स हैं जहां पे हमें क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा भेजा खाएंगे और साथ में ज्यादा पैसा मांगेंगे।
अपने को ऐसे प्रोफाइल्स में ग्रेजुएट चाहिए जो भाई साहब ज्यादा दिमाग ना खाएं, आए काम करें, जो थोड़ी बहुत सैलरी है वो ले जाए, यानी कि हमारा कॉस्ट बचे और ग्रेजुएट की नौकरी मिल जाए। चेंज, थिंग्स आर चेंजिंग। सो इसलिए कई स्टूडेंट्स जब कहते हैं कि आई वांट अ जॉब, भाई जॉब्स तो है, जॉब्स तो बहुत है, मगर पॉइंट ये है, जॉब सिर्फ जॉब करने के लिए जॉब चाहिए या आपको ग्रोथ विजिबिलिटी के लिए चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं सर एमबीए कर लेता हूं सर जॉब लग जाएगी ना, सर ये क्वालिफिकेशन कर लेता हूं सर जॉब लग जाएगी ना। भाई जॉब तो लग जाएगी मगर सस्टेनेबिलिटी मिलेगी क्या? क्योंकि जॉब तो ग्रेजुएट की भी लग जाएगी, जॉब्स तो बहुत है, जॉब्स की दिक्कत नहीं है। जॉब लगना और जॉब में पैसे मिलना और वहां से ग्रोथ लेना और सस्टेनेबिलिटी लेना वो डिफरेंट है। यानी कि इसका मतलब ये, योर क्वेश्चन शुड नॉट बी सर जॉब मिल जाएगी, और क्वेश्चन शुड बी सर जॉब सेटिस्फैक्टरी मिलेगी। एंड सेटिस्फैक्शन शुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द पैकेज, फ्रॉम द प्रोफाइल। एंड दूसरा चैलेंज क्या स्टूडेंट्स के साथ, सर पैकेज मिल जाएगा ना। यार पैकेज को छोड़ो, लर्निंग को पूछो कि सर इस जॉब में लर्निंग मिलेगी ना, क्योंकि लर्निंग मिलेगी ना तो लॉन्गर टर्म में पैकेज भी मिलेगा और सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। सोचो अगर आप आज बैंकिंग की नौकरी कर लेते हैं, पैकेज मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, 5 साल के बाद क्या करोगे? कुछ नहीं। वाह, यानी पैकेज मिल गया, जॉब मिल गई, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं। मगर आज क्या चाहिए? पैकेज चाहिए सर। एंड कई फिर बच्चे क्या कहते हैं, सर मेरे को ना ग्रोथ चाहिए। भाई ग्रोथ की डेफिनेशन बताना जरा, क्योंकि ग्रोथ की डेफिनेशन बच्चे का मतलब है पैसा। जब आप बड़े होंगे और आप समझदार होंगे और आप समझेंगे कि ग्रोथ का मतलब पैसा नहीं होता, ग्रोथ का मतलब होता है वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली को भी संभालना, फैमिली को देखना, पेरेंट्स के पास रहना, सोसाइटी में एंजॉय करना, जिंदगी को जीना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये भी तो ग्रोथ है। मगर हम वो ग्रोथ को भूल गए। हमारे लिए ग्रोथ क्या है? भैया पैसा बढ़ना चाहिए। पैसा बढ़ रहा है मगर हेल्थ खराब हो रही है, सोसाइटी खराब हो रही है, मगर पैसा बढ़ना चाहिए, यानी कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और यहां से मैं जो अब बात करने लगा हूं, ये आई थिंक आखिरी फेज है, आई थिंक आखिरी फेज है, आखिरी फेज का आखिरी सेक्शन है जो मैं बोल रहा हूँ। यहां से नेक्स्ट 10 ईयर्स, मैं 10 साल के बियॉन्ड तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है यहां से नेक्स्ट 10 ईयर्स जो लगता है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। यहां से नेक्स्ट 10 ईयर्स भरपूर डिसरप्शन होने वाली है, क्योंकि अब हम डिसरप्शन स्टेज पे आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो गया, डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो यहां से क्या होगा? डिसरप्शन होगा। एंड ये डिसरप्शन जो है, इसमें क्यों डिसरप्शन होगा? क्योंकि कई तरह के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। कहा? वर्ल्ड में भी हो रहे हैं और इंडिया में भी हो रहे हैं। मगर जो वर्ल्ड में हो रहे हैं, वर्ल्ड इंपोज कर रहा है इंडिया के ऊपर, और कई इंडिया खुद अडॉप्ट कर रहा है। इसके कारण क्या होगा? जीडीपी की जो ग्रोथ है ना, उसकी जो नेचर है वो चेंज होगी। पहले जीडीपी किसके कारण बढ़ रही थी? पहले जीडीपी बढ़ रही थी सर्विस इंडस्ट्री के कारण। जैसे मैंने बताया, सर्विस इंडस्ट्री के जीडीपी ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है 55% है। यानी जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन में जो सर्विसेज का सेक्टर है 55%, मैन्युफैक्चरिंग कितना? 25%, बाकी एग्रीकल्चर। और मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अल्टीमेटली अगर बढ़ेगा नहीं तो जीडीपी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी। और जानबूझ के वर्ल्ड लेवल पे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो मैंने मेंशन किया, और उसका अब काम आएगा समझना, कि जानबूझ के वर्ल्ड में इंडिया को पीछे रखा गया ताकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर ही ना पाए। सारा सामान चाइना में बनाओ और हांगकांग में बनाओ, वियतनाम में बनाओ, थाईलैंड में बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में बनाओ, और इंडिया में डंप करो, और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने ही ना दो, सिर्फ सर्विस के बेसिस पे चलता रहे और एग्रीकल्चर इनका पीछा रहे। यानी कि अब यहां से हमने आरसीईपी की मेंबरशिप छोड़ दी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमने छोड़ दिया। हमने कहा भाई मैन्युफैक्चरिंग अब हम इंडिया में करेंगे, क्योंकि अभी तक तुम हमें नुकसान देते आए। यानी कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। वाओ, यानी कि हिंदुस्तान मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इट्स गोइंग टू बिकम रियलिटीज। एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, 5 साल में नहीं, इट विल टेक 5 to 10 ईयर्स में। एंड ये जो ग्रोथ होगी स्ट्रांग होगी, और साथ में इसके कारण क्या होगा? जो शिफ्ट होगा, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस चेंज हो रहा है, उसके कारण जो सर्विसेज और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी चेंज होएगा। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की जो जो इंडस्ट्रीज हैं जब वो चेंज होंगी, तो उसके रिलेटेड ही सर्विसेज बढ़ेगी, यानी सर्विस सेक्टर की भी
छवि चेंज होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर चेंज होगा, और जिस तरीके के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हिंदुस्तान बनाता था वो भी चेंज होगा। इनफैक्ट मैं तो शायद ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी, सर्विसेज होगी, वो भी चेंज होगा ऑटोमेशन स्टैंडर्डाइजेशन के कारण। आज आप गूगल करो, लाइट लेस इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि लाइट चाहिए ही नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। इंडस्ट्री में अंधेरा है, अंधेरे में ऑटोमेशन है, मशीन खुद ही बना रही है, रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल पिकअप होता है, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड बनता है, फिनिश गुड भाई साहब पैक होकर तैयार हो जाता है, ऑल मशीन बेस्ड, नो लाइट्स रिक्वायर्ड। कई इंडस्ट्रीज हैं, नो पीपल रिक्वायर्ड, ऑल ऑटोमेटेड। ये है नेक्स्ट 10 years का डिसरप्शन। सोचो, नो पीपल रिक्वायर्ड, यानी फ्लोर पे फ्लोर मैनेजर से लेके सुपरवाइजर से लेके वो जो पूरे जो लेबर लोग हैं या इंजीनियर्स हैं, ये सारे क्वालिटी वाले चाहिए नहीं यार। अल्टीमेटली सब कुछ क्वालिटी भी ऑटोमेट हो जाएगा ना, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स। मोर एग्जांपल जो इंडस्ट्रीज यहां से इवॉल्व होंगी, सोचो, हेल्थ इंडस्ट्री में हम मेडिसिन का जो एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होता है, इंग्रेडिएंट होता है, जो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, वो इंडिया खुद बनाएगा, क्योंकि अभी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमारे को वो सप्लाई चेन डिसरप्ट कर देता है। वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण हमें सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो यहां से सोलर एनर्जी अडॉप्ट हो रही है इंडिया। तो अगर कोई आपके कोई नोन जो थर्मल प्लांट्स में होंगे, नौकरी जा रही है, सोलर प्लांट्स चलेंगे। टेक्नोलॉजी 5G इंडिया में बन रही है, तो इंडिया में लोग चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए बाहर जाके काम करना चाहते हो, भाई हिंदुस्तान में ज्यादा ग्रोथ मिलेगी आने वाले समय में। एक जमाना था जब यूएस में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ थी और इसलिए कई टेक्नोलॉजी वाले इंजीनियर्स को बाहर अच्छा स्कोप मिला। अब इंडिया, वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया की भैया 5G तुम बनाओ, सस्ता बनाओगे। 6G की बात हो रही है इंडिया में बनाने की। दे आर रेदर कमिंग टू इंडिया टू कोलैबोरेट विद इंडिया। सेमीकंडक्टर चिप्स एक और इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो हर चीज में यूज होता है, कार्स में, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, जो कि हम चाइना, ताइवान, कोरिया से लेते हैं, इंडिया में बनेगा अब ये। बैंकिंग, वन मैन ब्रांच, मैंने बताया आपको, तो बैंकिंग की क्वालिफिकेशन अगर आप कह रहे हो एमबीए इन बैंकिंग या बैंक्स की नौकरी, बॉस थिंक अगेन, चैलेंज है। नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ में। इनफैक्ट अगर आप एलएलबी करने की सोच रहे हैं, आप में से कई बच्चे या आपके कोई नोन बच्चे एलएलबी करने की सोच रहे हैं, लॉयर्स, लीगल सिस्टम भी ऑटोमेट हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। वहां पे भी सारे इनेक्टमेंट्स हिंदुस्तान के चेंज होके उनको एक तरह से रिपोजिटरी बनाया जा रहा है, एंड कई केसेस तो ऑनलाइन ऑटोमेट सॉल्व हो जाएंगे, लॉयर की जरूरत ही नहीं है। कई फील्ड में जो मिडल मैन है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले भी कहा था, खत्म हो जाएंगे। और मिडल मैन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिडल मैन में दो कैटेगरीज ऑफ मिडल मैन। एक वो है जो फैसिलिटेटर्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, एक वो है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मेरे को लाइसेंस बनाना है, मगर मैं लाइन में नहीं खड़ा हो सकता, लाइसेंस के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वगैरह 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 वगैरह, मेरे को एक एजेंट चाहिए, मेरे को एक फैसिलिटेटर चाहिए। मैं कहूंगा यार तू 2500 रुपए पकड़ यार, या 3000 रुपए पकड़, मेरा काम करवा दे, घर से डॉक्यूमेंट्स ले जा, वहां पे जमा करा दे, मैं सिर्फ आऊंगा, साइन करूंगा, वहां पे ड्राइविंग का टेस्ट दूंगा और मेरे को भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस करवा दे। मैं वहां पे 4 बार लाइन में नहीं लग सकता वगैरह। ये फैसिलिटेटर चलेगा, कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक लाइसेंस बनना, पासपोर्ट बनना इतना स्मूथ नहीं हो जाएगा कि भाई साहब ये एजेंट भी नहीं चाहिए, तब तक ये फैसिलिटेटर चलेंगे। या जो दूसरे तरह के फैसिलिटेटर जैसे ब्रोकर, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को डीमेट अकाउंट चाहिए तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट, यानी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज चलेगा, मोतीलाल ओसवाल चलेगा, क्योंकि मेरे को डीमेट अकाउंट ब्रोकर के पास खुलवाना है। मगर मोतीलाल ओसवाल की किसी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है, मुश्किल है चलेगा। यानी कि कोई सब ब्रोकर है, नहीं चलेगा। कोई एजेंट है, इंश्योरेंस का एजेंट है, बहुत मुश्किल है चलना। म्यूचुअल फंड ब्रोकर, सब ब्रोकर चलना मुश्किल है। सब ब्रोकर की बात कर रहा हूं, ब्रोकर नहीं, ब्रोकर तो यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन एज अ ब्रोकर, वो चलेगा फिलहाल। क्यों? क्योंकि ब्रोकर चाहिए डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। हाँ, कल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहें भाई साहब डीमेट भी भाई साहब सब कुछ हमारा ही रेडीमेड हो गया, अपने को अब किसी और से ब्रोकर नहीं चाहिए, तो वो अलग चीज है, वो अभी तो नहीं दिखता मेरे को। यानी कि मिडल मैन में भी इंडस्ट्री में बड़ा चैलेंज है। थीम समझते हैं वर्ल्ड का। पहले वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा था कि ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, अब हम क्या कर रहे हैं? कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, मेरा देश पहले, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया, मेक इन यूएसए। हर देश क्या चाहता है? मेरा देश बढ़े। दूसरा थीम क्या है?
चाइना जो है वो रिप्लेस हो रहा है। वर्ल्ड को समझ आ गया है चाइना करप्ट कंट्री है, अच्छा कंट्री नहीं है, नोटोरियस कंट्री। इसलिए चाइना रिप्लेस कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर सारे जितने भी लोग हैं, और वहां पे जो पैसा जाता था अब वो पैसा इंडिया में आ रहा है। इंडिया में भरमार पैसा आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में यंग पॉपुलेशन, हमारे पास 18 से 35-40 साल की उम्र के जो लोग हैं, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इंटेलिजेंट ब्रेन्स है। मगर हमें क्या चाहिए? हिंदुस्तान में क्या नहीं है? हमारे पास हिंदुस्तान में एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज समझने की क्षमता नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो समझने की क्षमता कब बनेगी? जब वहां पे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो फॉर्मुलेट करने के जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस की विलिंगनेस हो, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी एजुकेशन। समझो अगर कोई ब्यूरोक्रेट है जो आईएएस के एग्जाम करके आईएएस बन गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए बॉस। तो शायद मैं तो यूं कहूंगा, जो इंडस्ट्री में महिंद्रा एंड महिंद्रा, वॉल्वो, या लेट अस से इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, या टाटा मोटर्स, टाटा सन, उनमें जो कंपनी में जो लीडर्स है ना, सीएफओज, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या सीईओज, उनको शायद इंडस्ट्री में से बुलाया जाए और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाए। और अभी मोदी साहब यही कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी साहब क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री के सीईओज को मिलते हैं और उनसे पूछते हैं भाई साहब क्या चाहिए, और वही कर देते हैं। यानी कि वही कोशिश है। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा हिंदुस्तान की इकोनॉमी में चाहिए जो मासेस है ना, हम सारे जो लोग, मतलब हम तो फिर भी बेटर ऑफ है, आई एम टॉकिंग अबाउट रिक्शा वाला, ऑटो वाला, बार्बर, या जितने भी लोग हैं, इनको भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही हैं, और वहां से कैसे हिंदुस्तान इमर्ज हो रहा है, ताकि वो एप्रिशिएट कर सके कि कौन सी गवर्नमेंट सही सोच रही है देश के लिए। और बिलीव मी, अगर एजुकेशन ग्रास रूट लेवल पे सही होगी, और अगर एजुकेशन के कारण उनको विजन अलाइन होगा कि देश कहाँ जा रहा है, तो शायद हम रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे बटेंगे नहीं। और इसके लिए क्या चाहिए? एक एजुकेशन रिवाइवल चाहिए, और वो भी आज के लिए, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए चाहिए। और यहाँ पे मैं मेजर 4 पॉइंट जो एजुकेशन के ऊपर शायद मैं बात करना चाहूंगा। पहला, क्वालिफिकेशन जॉब नहीं दिलवाए, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी दिलवाए। यानी कि आप एमबीए हैं, यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। एमबीए है, नौकरी नहीं मिलेगी। एक जमाना था जब एमबीए नौकरी मिलेगी, इंजीनियर नौकरी मिलेगी, अब इंजीनियरिंग की वजह से नौकरी नहीं मिलेगी, एलिजिबिलिटी बनेगी। तो उसके साथ क्या चाहिए? पॉइंट नंबर 2, उसके साथ चाहिए स्किल सेट। स्किल सेट कौन सा? प्रैक्टिकल। मगर प्रैक्टिकल तो हर आदमी बोलता है, तो प्रैक्टिकल कौन से वाला? प्रैक्टिकल वो नहीं कि कई कॉलेजेस कहते हैं सर हमारे यहाँ पे गेस्ट लेक्चर होते हैं, गेस्ट लेक्चर में कई प्रैक्टिकल लोग आते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, जेबों में हाथ डाल के, और अपने बारे में बताते हैं, हम छोटे थे हमने ये किया, फिर हमने ये किया, हमने ये किया, अब हम ये कर रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा, उससे मोटिवेशन मिलेगी। फिर टेक्निकल स्किल सेट तो देखे जाओ। यानी कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रैक्टिकल करना है पढ़ाई, तो इंडस्ट्री के साथ मिलके आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनानी पड़ेगी, उसके मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, और उनको कहना पड़ेगा भाई साहब आप ही पढ़ाओ, आप ही पढ़ाओ। क्योंकि आप भी पढ़ाओगे तो चैलेंज है बॉस। चलो मैं फिलहाल यूं कह सकता हूं, 70% आप ही पढ़ाओ, 30% हमारी फैकल्टी पढ़ाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है इसमें फैकल्टीज को थ्रेट नहीं होना चाहिए। उनके लिए अच्छा है, उनके लिए भी लर्निंग है, उनके लिए भी स्कोप ऑफ ग्रोथ है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी इसके कारण। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में एजुकेशन के साथ, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे का करियर पाथ कैसे चूज कर रहे हैं। किसी फलाने शर्मा साहब का बेटे ने एमबीए करी थी उस कॉलेज से और उसको नौकरी लग गई, ऐसे? या मेरे बच्चे का पैशन क्या है, या वर्ल्ड का विजन कहाँ है? या फिर हम ऐसे चूज करेंगे कि कोई रिलेटिव हमारे घर पे आया, चाचा फूफा आया, और उसने बोल दिया अपने बच्चे को ऐसा करो, सीए करवा दो। सीए की बड़ी वैल्यू है, उसके पास है डिग्री, ओ सीए की डिग्री के कारण उसके घर में लिफ्ट लगी हुई है। बच्चा भी कहता है अच्छा उसका गाड़ी है, बंगला है, लिफ्ट है, तो मैं भी सीए करूंगा। ऐसे नहीं। ये विजन खराब है। उसने सीए कब करी थी और कब इकोनॉमी का फेज था, ये जो फेजेस जो मैंने आपको समझाए बड़े इंपॉर्टेंट। एक और पॉइंट, पहले हम एजुकेशन के लिए बाहर जाते थे, पहले हम नौकरी करने के लिए बाहर जाते थे। मैंने बताया 2 फेजेस, या तो एजुकेशन करने बाहर जाते थे क्योंकि एमएनसीज इंडिया में आ रही थी,
और दूसरा, इंडिया में इतना प्रेशर हो गया कि भाई यहाँ पे तो अपनी दाल जमने वाली नहीं है, तो ऐसा करते हैं बाहर जाके नौकरी कर ले, वहां पे कुछ तो कर ले। सैड स्टोरी है। रेदर मैं तो ये कहूंगा, ऐसी कैपेबिलिटी लो हिंदुस्तान में कि वहां पे आप अपनी कंपनी द्वारा सेंड करे जाओ, अगर आपको बाहर का शौक है। नहीं तो घूम के आ जाओ। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो शायद एक बिजनेस सेटअप कर लो साथ में, रेदर देन कि मैं अपना देश छोड़ के वहां पे जाके नौकरी करूं। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत प्रेशर है, और वो प्रेशर क्यों है वो मैंने रीजंस बता दिए। वहां पे भी ज्यादा देर तक दाल नहीं करने वाली, और वहां पे भी जो आप नौकरी करेंगे उसमें कोई वैल्यूडेशन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। हो सकता है कन्वर्ट करेंगे तो पैसा मिल रहा होगा, डॉलर्स कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां है और जो सैलरी वहां है, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ है और जो सैलरी यहाँ है, अगर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर दो, वहां पे भी वैसे ही मेड्स रखो, उतनी ही मेड्स रखो, वहां पे भी ड्राइवर कुक वगैरह सब रखो, तो भाई साहब नहीं बचेगा वहां पे। वहां पे हम अपने आप को तंग करते हैं, वहां पे हम मशीन की तरह काम करते हैं। इंडिया में हम मेड्स रख सकते हैं, हम इंडिया में रिलेटिव्स के साथ बैठ सकते हैं, हमारा कल्चरल सिस्टम है, हमारे पास एक सोशल एनरिचमेंट है, हमारे पास हिंदुस्तान के दिए हुए जो मौसम है, ऋतुएं हैं, वो हिंदुस्तान को गिफ्टेड है। उनके पास नहीं, उनका मौसम ही नहीं, उनके पास खाना पकवान ही नहीं है, ब्रेड पे जीते हैं वो। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, या कैपेबल बनो, अपनी कंपनी को बोलो 1-2 साल के लिए मेरे को बाहर जाना है, घूमो, रह आओ, वो चलेगा। मगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप अपना पूरा कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम को बर्बाद कर। एंड सिंस मैं फाइनेंस वर्ल्ड से आता हूं, मैं शायद यहां से कुछ एग्जांपल्स यूं शेयर कर देता हूं कि कौन कौन से फाइनेंशियल वर्ल्ड में अप्रोचेस चल सकती हैं, कि यहां से क्या दिखता है फाइनेंस वर्ल्ड में या कॉमर्स वर्ल्ड में बढ़ता हुआ, यानी कि करियर पाथ में। पहला है थीम बेस्ड, कि कौन सी थीम चल रही है। सिंपल है, पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चलेगा, क्योंकि पैसा आ रहा है तो मर्जर्स एक्विजिशंस होंगे। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने आने चाहिए, पिच बुक बनानी आनी चाहिए, वैल्यूएशन के मॉडल्स बनाने आने चाहिए, और बनाने आने चाहिए थ्योरी में नहीं कि लिखो बच्चों फाइनेंशियल मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, वैल्यूएशन कैसे कैसे होती है थ्योरी में ना भैया, बनाने आने चाहिए, और वो इंडस्ट्री ही कर सकती है। दूसरा क्या अप्रोच हो सकता है, इंडस्ट्री वाइज अप्रोच, जैसे कि रियल एस्टेट यहां से हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फ्लरिश होगा लैंड रिफॉर्म्स के कारण। तो रियल एस्टेट एज एन इंडस्ट्री को आप चूज कर सकते हैं फॉर योर करियर पाथ, कि रियल एस्टेट में चलते हैं। तीसरा, प्रोफाइल बेस्ड भी हो सकता है। वर्ल्ड में ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टील इतना वॉलेटाइल है, इतना हिल रहा है कि जो जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज है इंडिया में, जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं, स्टील इंपोर्ट करती हैं, या स्टील बना के बेचती हैं वगैरह वगैरह, तो स्टील प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, कॉपर प्राइसेस, उसके ऊपर जो इतनी हिलावट है, जो इतना हिलता है, उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स के थ्रू। सो डेरिवेटिव्स ऐसा प्रोफाइल बेस्ड आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। एक और जो प्रोफाइल मेरे को लगता है वो है रिटेल थीम। रिटेल थीम मतलब मासेस। कौन सा प्रोफाइल है, फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ। जैसे कि सारे लोग क्या है, बिजी हैं किसमें, काम करने में, लॉयर, डॉक्टर, सीए, सब किसमें बिजी हैं, पैसा कमाने में। मंडे से लेकर सैटरडे, सुबह 8 बजे से लेकर रात 10-10 बजे तक क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। फिर संडे को क्या करते हैं, कमर सीधी करते हैं। तो ये जो इतना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, इस पैसे को इसलिए कमा रहे हैं ताकि वन फाइन डे जल्दी रिटायर हो जाएंगे और फिर ऐश करेंगे, बाद में ऐश करेंगे। अच्छा, तो इस पैसे को किसको दे रहे हैं, पैसे को दे रहे हैं ब्रोकर को और बैंकर को। वो ब्रोकर या बैंकर कौन है, भाई साहब वो अपने इंसेंटिव के चक्कर में, अपनी कमीशन के चक्कर में आपका पैसा वहां लगा देते हैं जहां पे उनको फायदा है, आपका पता नहीं। ओ, मेहनत हम कर रहे हैं और सोच हम रहे हैं कि पैसे हम किसी को दे रहे हैं, वो हमारे पैसे को ग्रो करेगा ताकि वन फाइन डे हम अर्ली रिटायर कर लेंगे। हाँ, ग्रो उसके कारण नहीं हुआ, अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रही है, तो ग्रो हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये तो भाई साहब लक बाई चांस हो गया। यानी कि ब्रोकर्स या ये जो मिडल मैन जो मैं बात कर रहा हूं, उनके चक्कर में पैसा मत दो। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये एक प्रोफाइल है जो बढ़ेगा, और ऐसा काम कोई नहीं करता, तो शायद आप अपने बच्चों को या आप खुद होनहार बन सकते हैं इस फील्ड में। एक और थीम हो सकता है लोकेशन बेस्ड। भाई छोटे शहर से अगर आप बिलोंग करते हैं बाई चांस,
तो बड़े शहर में जाके नौकरी करना क्यों? आपके ही शहर में कई इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, एमएसएमईज बढ़ रही हैं, तो अपने शहर में रह जाओ ना, बड़े फायदे हैं। अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं पड़ेगा, जॉइंट फैमिली का अलग सपोर्ट सिस्टम होता है, और वहां से ट्रैवल कर लो हिंदुस्तान को, क्या फर्क पड़ता है? टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहो, वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा है और खर्चा भी कम है। पैसा भी कम मिलता है मगर खर्चा भी कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, आपको ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। बड़े बड़े शहरों में 2-2 घंटे तो भाई साहब ट्रैवलिंग में लगाते हैं, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, 4 घंटे तो वैसे ही निकल गए जिंदगी के एक दिन। फिर खाना खाए बगैर निकलते हैं और खाना खाए बगैर सो जाते हैं, वाह मजा ही आ गया जिंदगी का। सो आई थिंक मोर अप्रोच होनी चाहिए आपकी, मोर फॉरवर्ड लुकिंग जॉब्स जहां पे सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब आई होप आपको ये सारा मैसेज क्लियर होता होगा। इनफैक्ट ये जो विजन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और शायद हम इसको और कोलैबोरेट करके आगे लेके जाएंगे, और इसको मेरे को लगता है ये जो विजन है ये कंटिन्यूड रहना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे जैसे चेंज हो रही हैं, उसके कारण इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, उसके कारण मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे करियर के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो मैंने जैसे कुछ इनिशिएटिव शुरू करे हैं, जैसे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ सारथी फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। बट आप में से कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके दोस्त हों और उनके कॉलेज या उनके स्कूल के साथ हमारा कोलैबोरेशन ना हो, तो वो रिटेल साइट पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सारथी फॉर किड्स में। आप में से कई लोग बड़े हो सकते हैं, या फैकल्टी मेंबर्स हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई बड़े ब्रदर सिस्टर हैं जो जॉब्स में हैं और वो स्टूडेंट नहीं है, तो वो क्या करें, उनके लिए फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सर्विसेज है। और अगर आप में से कई लोग ज्यादा बड़े हो गए और पैसा कमा रहे हैं मगर पैसे को कहाँ मैनेज करें, तो पोर्टफोलियो एजुकेशन है, होनहार बनो, खुद ही काबिल बनो, खुद ही सीखो ना कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। और ये सब इनिशिएटिव्स एक ही विजन है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाएं जिनके पास विजन हो, यानी कि दे विल बी कॉल्ड एज विजनप्रेन्योर्स। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार है। जय हिंद।